हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। जो वेलकम करते हैं आपके खूबसूरत से चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में माफी चाहते हैं, कल मैंने लेक्चर पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन अब जहां तक हमने ह्यूमन आई स्टार्ट किए थे, हम अब ह्यूमन आई जहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर तक हमने ये पढ़ लिया था कि ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे, हमने पढ़ लिया था ना। अरे बोलो ना, पावर ऑफ एक्विजिशन हो गया था। अब यहां से हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे विजडम क्लास चैनल पे 10 फरवरी तक हम पूरी साइंस का सिलेबस को खत्म करेंगे विथ पीवाईक्यूज। तो आप लोग जो नए हो समझ लो, आप यहां से पढ़ सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कंफर्म है कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो ये बताओ, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या हो? सबसे पहले यहां पे ये समझो कि इमेज क्लियरली तुम्हें कब समझ तुम्हें इमेज क्लियरली कब बनेगा? इमेज कहां बनता है बताओ? इमेज कहां बनता है? रेटिना पे। अगर लाइट इज आई, अगर कन्वर्ज करके अगर रेटिना पे इमेज बन रहा है, तुम्हारा इमेज बिल्कुल क्लियर होगा। रेटिना के अलावा आगे बने या पीछे बने, तब तुम्हारा विजन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। समझ रहे हो बात को ना? तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी लाइट इज आई आई तो कन्वर्ज एटलास कन्वर्ज करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, वो रेटिना पे ही होना चाहिए। अगर रेटिना पे लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती है तो तुम्हारा इमेज क्या होगा? विजन मतलब क्लियर नहीं होगा। इमेज कैसा होगा? ब्लर होगा। समझ रहे हो बात को ना? कभी किसी केस में क्या होता है, जो लाइट कन्वर्ट करती है वो रेटिना से पहले कर लेती है। कभी किसी केस में जो लाइट रेज है रेटिना के बाद कन्वर्ट करती है, जिसके वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अब डिफेक्ट ऑफ विजन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक एक करके हम समझते हैं कि मायोपिया में क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें ना? चलो देखो, अब देखो सबसे पहले यहां पे ये समझो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहा हूं, अब नॉर्मल ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, यंग एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना क्लियरली विजन उसके लिए है? आ रहे समझ में? हम क्या करें, मिनिमम कितने डिस्टेंस तक उसका विजन क्लियर होगा? तो मिनिमम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा कि मैक्सिमम कितनी दूर तक एक नॉर्मल ह्यूमन देख सकता है? वो तुम्हारा क्या था? इनफाइनाइट था। पता है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो अब हम पढ़ते हैं मायोपिया। देखो पहली बात समझो, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब ये नहीं कि नजदीक का विजन खराब है। नियर साइटेडनेस का मतलब यहां पे ये हुआ कि मायोपिया में तुम्हारा नजदीक का विजन सही है, मतलब प्रॉब्लम कहां है? दूर के विजन में। मायोपिया में प्रॉब्लम कहां है? दूर के विजन में। तो यहां पे लिखा है, इसके सिम्टम्स क्या है मायोपिया में? जब तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाए, ब्लर दिखने लगे दूर की चीजें, तो समझ जाना तुम्हें क्या हो गया? मायोपिया। सिम्टम्स मतलब लक्षण, पहचान। तुम्हें दूर की चीजें ब्लर दिखने लगी तो तुम्हें क्या हो गया? मायोपिया। नियर साइटेडनेस मतलब यहां पे मायोपिया में, ये नियर साइटेड क्यों बोला? इसलिए बोला कि मायोपिया में तुम्हारा नजदीक का विजन सही है, विजन कहां गड़बड़ है? दूर का विजन गड़बड़ है। अब ये समझना पड़ेगा, हमने क्या बोला? मायोपिया में यू कैन सी नियर बी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। प्रॉब्लम कहां पे? कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर का विजन इसको क्लियर नहीं है। समझ पा रहे हो? दूर का विजन इसको क्लियर नहीं है। इसका मतलब, इसका ये बताओ, एक नॉर्मल ह्यूमन का फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब मायोपिया जिसको हो गया, उसका जो फार पॉइंट है लेस देन इनफाइनाइट हो गया, इसलिए प्रॉब्लम देखने को मिले। तो यहां पे मायोपिक पर्सन को होता क्या है? जो फार पॉइंट है क्या होता है? इनफाइनाइट से कम हो जाता है। आया समझ में? एक बार फिर सुनो, मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया नियर साइटेडनेस, नजदीक विजन सही है। सिम्टम्स क्या है? दूर की चीजें ब्लर दिखने लगे, विजन क्लियर नहीं है। अब तुम्हारे यहां पे
ये बताओ एक नॉर्मल ह्यूमंस का जो तुम्हारा फारदेस्ट पॉइंट कितना होता है? इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट होता है ना। अब जिसको मायोपिया हो गया, मतलब मायोपिक पर्सन हो गया, उसका फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? लेस देन इन्फाइनाइट हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है बता दो, अगर कोई भी दिक्कत है बता दो प्लीज। आगे चले। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है। सपोज करो ये लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो यहाँ पे होता क्यों है हम इस डायग्राम से भी समझाना चाहते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है? रेटिना है। ये तुम्हारा क्या है? रेटिना है। मान लो ये तुम्हारा क्या है? रेटिना है। अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से। इसमें मायोपिया में हो क्या रहा है? ये तुम्हारा रेटिना है। अब ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल ही आती है ना, जानते हैं हम लोग ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये क्या है? किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज, चलो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। तुम खुद देख रहे हो रेटिना इधर है, ये तुम्हारा क्या है? रेटिना। ये तुम्हारा क्या है? रेटिना है। सही है। तुम खुद देख रहे हो जब लाइट आ रही है तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई, तो इमेज रेटिना में बनेगा नहीं। तो मायोपिया में तुम्हें ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो लाइट इमेज जो होता है, इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले ही बनने लगता है। मायोपिया में क्या होता है? इमेज रेटिना से पहले ही बनने लगता है। यहां पे लिखा है ना, इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना। अब ऐसा क्यों होता है तुम सोच सकते हो। इसका मतलब कन्वर्ज इसको यहां करना था, कन्वर्ज इसको यहां करना था, कन्वर्ज कहां कर दिया? पहले ही कर दिया। इसका मतलब पावर बढ़ गया, इसका मतलब पावर इसका बढ़ गया। लेंस का पावर, लेंस का पावर क्यों बढ़ा? लेंस का पावर क्यों बढ़ा? क्योंकि फोकस कम हो गया। फोकस कम क्यों हुआ? कर्वेचर बढ़ा घटा? कर्वेचर बढ़ गया। कर्वेचर क्या हुआ? कर्वेचर क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब लेंस, लेंस ठीक हो गया। लेंस क्या हो गया? लेंस क्या हो गया? ठीक हो गया। समझ पा रहे हो? एक तो ये नहीं हुआ। देख रहे हो मायोपिया में क्या क्या हो, तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुम बस ये ध्यान रखना है इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, फोकल लेंथ कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया मतलब लेंस ठीक हो गया। रिलेट कर पा रहे हो सब चीजें कि नहीं? एक तो ये नहीं हुआ। हमें अब एक रीजन ये भी हो सकता है ना, एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना। समझ पाए हो ना? भाई ये बताओ, मान लो ये तुम्हारा आई बॉल है, पहले इमेज कहां बनता था? इधर बनता था। पहले इमेज कहां? इधर बनता था। सपोज करो अगर किसी भी वजह से आई बॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आई बॉल थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है, अगर तो तुम खुद देख रहे हो बड़ा हो गया, तो इमेज रेटिना से बड़ा कोई थोड़ी की तुम बड़ा एकदम काफी बड़ा हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। माइनर से चेंज आएगा। अब माइनर चेंज बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत यहां पे? दो रीजन हो सकते हैं, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाना, आई बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाना। ये दिख रहा है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? आई बॉल थोड़ा साइज बड़ा होगा तो पहले इमेज यही बनता, तो यही बनेगा ना, तो पहली बन रेटिना से। अब ना आगे समझ में। वजह क्या है? वजह क्या है तुम जान पाए, पहचान पाए, समझ पाए? पक्की बात। तो यहां पे देखो वही सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉजेज ऑफ मायोपिया। यहां पे क्या लिखा है? फोकस शॉर्ट। तो फोकस क्या होता है? छोटा हो जाता है। अरे बुझा रहे कि नहीं? एक्सेसिव कर्वेचर, भाई फोकस जब बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा तो कर्वेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और आई बॉल का, आई बॉल का क्या होना? आई बॉल का क्या होना? इलोंगेशन होना। दिख रहा है ना यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे लेंस क्या मिल रहा है? तुम खुद देखो यहाँ पे, खुद देखो यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? यहाँ पे आई बॉल क्या हो गया? देखो ठीक हो गया ना? आई लेंस क्या हो गया? ठीक हो रहा है ना? ठीक का मतलब कर्वेचर बढ़ जाना, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाना, मतलब पावर बढ़ जाना। रिलेट कर पाए? साकिर बहुत खुश हो तुम, क्या बात है? मजा आ रहा है क्या? अब समझ में आ रहा है ज्यादा क्या? चलो अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देखो, तुम देखो दूसरा क्या हो सकता है? आई बॉल का साइज बढ़ जाना। समझ गए ना? मायोपिया के कॉज क्या हो सकते हैं? थिक लेंस, हाई पावर, शॉर्ट फोकल लेंथ, सब कुछ क्लियर एकदम। तो तुम्हें जब मायोपिया समझ आ गया, बिल्कुल यही कंसेप्ट से हम हाइपरमेट्रोपिया भी समझ लेंगे। समझे क्या? समझ ले का? पक्का परहेज? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ?
अच्छा फिर देख लेते करेक्ट कैसे करोगे, दिमाग लगा सकते हो। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है ना यार। कन्वर्जिंग पावर कौन बढ़ाता है, कन्वेक्स लेंस। इसका मतलब इसका काट चाहिए, मतलब पावर ज्यादा बढ़ गया है, पावर कम करना है, पावर कम करना है। मतलब लाइट पहले कन्वर्ज रहा है तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करो। तो लेंस कौन सा यूज करोगे, सॉल्यूशन क्या है, कॉनकेव लेंस। आ रहे समझ में। अगर तुम कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हो, कॉनकेव लेंस देख लो, कॉनकेव लेंस तुमको ही पता है, कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस है इसका पावर क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव पावर क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ये सब मैं बता चुका हूं एकदम अच्छे से। अरे बोलो ना यार, आ रहे समझ में ना। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, जिस मान लो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, लाइट ऐसे आ रही थी, देखो यहाँ पे लाइट कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। थोड़ा सा लाइट क्या कर हो गया, डाइवर्ज हो गया। सोच क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो अब जाके जो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, पहले इसको इतना कन्वर्ज करना था, देख रहे हो ना, तो कन्वर्जिंग यहीं पे हो जा रहा था तुम्हारा, दिख रहा है ना। लेकिन लाइट जब डाइवर्ज होगी तब इसको इतना कन्वर्ज करना है ना, तो कन्वर्ज जब कहां पे होगा, एग्जैक्टली यहां पे होगा। कोई दिक्कत इसमें, तनिक भी दिक्कत है तो बता दो, बोलो ना यार। आ गया समझ में अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, कॉनकेव लेंस, पावर क्या होगा, निगेटिव। मतलब तुमसे कह दें कोई निगेटिव पावर का चश्मा लगा रहा है और इसको क्या प्रॉब्लम है, मायोपिया प्रॉब्लम है। बुझाया, कोई दिक्कत इसमें, आगे चले। चलो देखो आगे। ये सब छोड़ो उसको। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया, उल्टा सब कुछ क्या करो, रिवर्स कर दो। जो भी तुमने सीखा अभी तक हाइपरमेट्रोपिया में, मेयोपिया में क्या था, दूर का विजन के लिए नहीं था, नजदीक का सही था। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का ठीक है, फार साइटेडनेस, नजदीक का मामला गड़बड़ है। सिम्टम्स क्या है इसके, नियर ऑब्जेक्ट्स क्या दिखेंगे, ब्लर। मतलब हम तुमसे कह रहे हैं कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखते ना कोई ऐसे दिखता है एकदम ऐसे पड़ता है, आता है ना ऐसे। अरे बोलो ना, इन्फाना तुम्हारा मायोपिया में क्या होता, उसका फार पॉइंट इन्फानाइट से कम हो गया, इसका नियर पॉइंट 25 से बढ़ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, क्या होता होगा। मायोपिया में रेज कहा, रेटिना से पहले कन्वर्ज करी थी ना, हाइपरमेट्रोपिया में रेज क्या होगा, रेटिना के बाद कन्वर्ज होंगी। समझ रहे बात को ना, जो इमेज यहां बनना चाहिए ये यहां कन्वर्ज हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है कहा, अरे दिख रहा है कि नहीं, कहां दिख रहा है, कहां कहां इधर, अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है का ना। हाँ अब यहाँ पे देखो लाइट कहां हो रही है, यहां कन्वर्ज हो रही है, सही है। कोई दिक्कत, वजह कहां रही होगी, बताओ सोच के बताओ। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया घट गया, घट गया ना, पावर घट गया ना, लीड काम कर रहा है ना, दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है ना। इसका पता पावर क्या हो गया, कम। पावर का मतलब फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब कर्वेचर कम, कर्वेचर कम मतलब लेंस थीन, लेंस क्या होगा, थीन। यही तो मजा है, फील कर पाए, फीलिंग हो रहा है, फीलिंग क्या फील कर रहे हो, जवाब वाले यार, समझ गए ना। कोई दिक्कत, अब देखो आगे सब यहीं पे होगा। हाइपरमेट्रो के कॉज क्या होंगे, बताओ बताओ, लेंस क्या होगा, टू थिन। भाई लेंस क्या होगा, भाई कुल मिलाकर पावर को कम करना है, पावर को कम करना है तो बताओ, लेंस को थीन, लेंस थीन तो कर्वेचर कम, कर्वेचर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब पावर कम। कर पा रहे हो कि नहीं यार, अरे बोलो ना। तो एक तो लेंस टू थिन और थिन लेंस क्या होगा, लॉन्ग फोकल लेंथ होगा इसका, मतलब पावर कम होगा, मतलब थिन पावर क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो, तो बोलो ना यार। अब यहां पे रीजन देखो, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, वहां पे आई बॉल का बढ़ जाना, यहां पे आई बॉल क्या होना, कम हो जाना। भाई तुम खुद देखो ना यार, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या था, ये इतना नॉर्मल आई बॉल था, इमेज यहां बनना था। आई बॉल तुम्हारा क्या होगा, कुछ छोटा होगा, छोटा मान लो हो गया, तो इमेज तो रेटिना से पहले ही रेटिना के बाद बनने लगा ना।
बिहाइंड रेटिना ना, तो दूसरा रीजन क्या है? स्मॉल आई बॉल। रेटिना क्या हो गया? क्लोज हो गया। आगे समझने की नहीं बताया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? मायोपिया क्लियर है? हाइपरमेट्रोपिया क्लियर है? अरे मेरे बच्चों क्लियर है? पक्का ना? चो लग रहा बुढ़ऊ है। ठीक है, अब देखो इसको करेक्ट कैसे करोगे? इसको करेक्ट कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे क्या हो, पावर कम हुआ है ना, तो पावर ज्यादा करना है, मतलब कैसे करोगे? सॉल्यूशन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब कोई अगर पॉजिटिव पावर का चश्मा यूज कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? उसको क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाइपरमेट्रोपिया। आया समझ में? तो क्या हुआ है? हाइपरमेट्रोपिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो ना यार। तो यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या कर रहा है? एडिशनल कन्वर्जिंग पावर प्रोवाइड कर रहा है। आ रहा है समझ में? एडिशनल कन्वर्जिंग पावर क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे चले, आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं। देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक बार समरी पढ़ लेते हैं। देखो फिर से देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब कोई इधर देखो। ये तुम्हारा क्या है? मायोपिया। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस। दिख रहा है ना? समय नजदीक का विजन सही है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, मतलब यहाँ पे दूर का विजन सही है। विजिबिलिटी क्या है इसकी? ये नियर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, लेकिन ब्लर दूर का है इसके लिए। ये क्या है? ब्लर का देख, मतलब तुमने दूर का सही दिख पा रहा है, नजदीक का क्या है? इसका ब्लर है। इमेज पोजिशन कहां पर है? रेटिना से पहले, ये रेटिना के बाद। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं? लॉन्ग आई बॉल या फिर थिक लेंस। इसको उल्टा, स्मॉल आई बॉल या थिन लेंस। सही कैसे करोगे? कॉन्केव लेंस मतलब पावर निगेटिव। इसको कैसे करोगे? कॉन्वेक्स लेंस मतलब पावर पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? और कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पे। समझ आ गया अच्छे से एकदम? अरे बोलो ना यार, अगर नहीं है तो बता दो, फिर से बता देंगे क्या करना है। सबको आ गया? हम्म चलो आगे चलते हैं। तो देखो, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया देखो, प्रेस बायोपिया में क्या होता है समझो। इसमें मायोपिया भी होता है और हाइपर मेट्रोपिया भी होता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? मायोपिया भी होता है और हाइपर मेट्रोपिया भी होता है। लेकिन जनरली प्रेस बायोपिया में तुमको हाइपर मेट्रोपिया ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए बोलते हैं ओल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया। समझ लो ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये कब होता है? एजिंग के साथ होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, तुम्हारा सिली, देखो फोकल लेंथ चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? सिलियरी मसल्स के। जो लेंस का फोकल लेंथ चेंज जिम्मेदारी किसकी है? सिलियरी मसल्स का। तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उतनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है कि फौरन झट झट क्या करेंगे, फौरन फौरन जल्दी क्या करेंगे, उसका तुम्हारा लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है मामला। यहां पर देख लो, लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेंस कैसे होते हैं? बिकम स्टिफ। सिलियरी मसल्स क्या होंगे? लूज हो गए। लेंस क्या हो गए? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस कर गया, मतलब कम फ्लेक्सिबल हो गया और स्टिफ हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा? डिफिकल्ट रीडिंग नियर बी ऑब्जेक्ट्स, या फिर दूर की ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में इसको दिक्कत होती है। आया समझ में? असल इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है तुम्हारा? सिलियरी मसल्स वीक हो गए। सिलियरी मसल्स वीक हो गए, तुम्हारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई या लॉस कर गया, जिसकी वजह से वो तुम्हारे लेंस क्या होंगे? स्टिफ हो गए। तो सही से फोकल लेंथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इनका विजन क्लियर नहीं है, ना ही दूर का सही से है, ना ही पास का सही से है। आगे समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना यार, क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कैसे सही करोगे यार? इसमें क्या है? प्रेस पेपर में क्या है? मायोपिया भी प्रॉब्लम है और हाइपरमेट्रोपिया भी प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पे सही कैसे करोगे इसको? बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स भी, कॉन्केव भी। अब इंपॉर्टेंट बात ये होता है, ये तुम्हारे दादाजी का चश्मा है, ये दादाजी का चश्मा है। तुम खुद बताओ कि नीचे देखो, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस क्यों कर देती है? बताओ, बताओ ना यार, कॉन्वेक्स क्यों कर देते हैं? हाइपरमेट्रोपिया के लिए, मतलब नजदीक के क्यों देखने के लिए। कॉन्केव
दूर के वाला विजन के लिए, मायोपिया के लिए। ये किसके लिए है? हाइपर हाइपर मेटेरोपिया। ये किसके है? मायोपिया। सही है, कोई दिक्कत यहां पे? अब तुमको यहां पे ये समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस नीचे ही क्यों मतलब लगाया गया, कॉनकेव ऊपर क्यों लगाया? भैया दूर का दिखना है तो तुम्हें आंखें नॉर्मल लेगी, ऊपर देखोगे ना, नॉर्मल ऊपर ही तरफ नजर रहेगी ना। जब नीचे की चीज देखना है तो नजर नीचे रहेगा। अगर नीचे, अगर इसको कॉन्वेक्स को ऊपर लगा दिए होते तो तुम्हें पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते? ऐसे पढ़ना पड़ता। समझ रहे बात को ना? अब कॉनकेव को नीचे लगा दिए, तुम्हें दूर का देखना कैसे देखना होता? इससे देखना होता। तो नॉर्मल तुम्हारे तुम्हारी हरकत भी नॉर्मल है, इसीलिए ऐसा किया गया है। नीचे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स, ऊपर क्या होते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव किसके लिए? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए रीडिंग के लिए, मतलब नजदीक की चीजों को देखने के लिए। आ गया ना? इस तरीके से तुम बाईफोकल लेंस अगर तुम यूज कर रहे हो, इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, तुम एक साथ मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया सही कर पा रहे हो। बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया क्या? नहीं बुझाया क्या? अरे बोलो ना, बुझाया ना? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, कटरेक्ट। तो तुम्हारा कटरेक्ट क्या है तुम्हारा? देखो, कटरेक्ट। अब ये बताओ, कटरेक्ट क्या है तुम्हारा? देखो, कटरेक्ट में होता क्या है, यहां पढ़ो कंडीशन क्या है, यहां पे जो क्रिस्टलाइन लेंस है बिकम्स ओपेक एंड क्लाउडी। तुम्हारे जो लेंस है, यहां तुम्हारे दादाजी का सब प्रॉब्लम देखे होगे। लेंस क्या होता है? क्लाउडी होता है, मतलब उस पर तुम्हारा प्रोटीन्स लेयर की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। डिपोजिशन होना है, यहां से विजन क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मतलब अभी डिपोजिशन हल्का फुल्का हुआ है तो विजन तो अभी तो ब्लर होगा, क्लियर तो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एकदम से विजन खत्म होता है। वजह क्या है? एकदम लेंस ढक गया पूरा। और जब लेंस ही पूरा ढक गया है, क्लाउडी हो चुका है, तो तुम्हारा लाइट एंट्री अंदर जा ही नहीं, मतलब लाइट आई बॉल के अंदर जा ही नहीं पा रही है। जब लाइट आई बॉल के अंदर जा ही नहीं पा रही है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? तुमको तुम्हारा विजन एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कटरेक्ट, एक अभी सुबह उठे, सुबह हुए एकदम कटरेक्ट हो गया, तुम्हारा विजन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्लोली प्रोसेस है, धीरे धीरे विजन तुम्हारा कम होता जाएगा, मतलब क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन्स वगैरह का तुम्हारा लेंस के ऊपर डिपोजिशन स्टार्ट हो चुका होगा। समझ रहे हो ना? अब एक वक्त ऐसा उसका तुम प्रॉपर सही वक्त पे इलाज नहीं कराते, एक वक्त ऐसा आएगा विजन एकदम खत्म हो जाएगा। इसका इसका मतलब इसमें तुम्हारा करेक्शन कैसे कर सकते हो? तुम जो जो लेंस है उसी को रिमूव करना होगा, उसी की जब कोई आर्टिफिशियल लेंस लगाना होगा, तो ये तुम सर्जरी से ही तुम क्या कर सकते हो? इसको सही कर सकते हो। तो यहां पे लेंस रिप्लेसमेंट थ्रू सर्जरी होगा, तभी ये प्रॉब्लम सही हो पाएगा। ऐसा थोड़ी कि लेंस होगा साफ कर दोगे बैठकर, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा लेंस को ही तुम चेंज करोगे यहां पे। समझ गए ना? तो कटरेक्ट में क्या हो रहा है? लेंस तुम्हारा, जो लेंस क्या हो रहा है? ओपेक या क्लाउडी हो रहा है, जिसकी वजह से तुम या तो पार्शियल लॉस कर विजन को या फिर कंप्लीटली लॉस करे कुछ वक्त के बाद। सही कैसे करोगे इसको? सर्जरी सही से करोगे, लेंस रिप्लेसमेंट से, कि लेंस को पूरा क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे। सही है ना? कोई दिक्कत यहां पे? कोई परेशानी? कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलो ना यार। आगे चले, चलो। अब ये तो पावर ऑफ अक्यूमुलेशन हमने लास्ट में भी पढ़ लिया था, तुम समझ गए होगे, और अच्छे समझ गए होगे अब तो क्या होता है पावर अक्यूमुलेशन। लेंस क्या करता है? सिलियरी मसल्स के हेल्प से, सिलियरी मसल क्या होता है? लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करता है अलग अलग पोजीशन के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए रेटिना पे। इसी लेंस की एबिलिटी क्या, इसी लेंस के मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट करके रेटिना पे इमेज बनाने की एबिलिटी क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका फॉर्मूला क्या बनाता है? पी इक्वल टू 1/f बनाता। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ये पढ़ चुके थे, जो नहीं पढ़ा डिटेल में लास्ट लेक्चर में, मतलब ह्यूमन आई का पार्ट 2 अपलोडेड है हमारे विजडम क्लास के चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं प्लीज। यार समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? यहाँ पे, यहां से तुम्हारा डिफेक्ट पूरा अच्छे से हमने खत्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले डिफेक्ट से प्लीज, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम पहले। क्वेश्चंस करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है।
हम देखते हैं कि क्या क्या पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। देखो यहां पे क्या हो रहा है बताओ तो, ये डायग्राम देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा प्रॉब्लम है ये देख के बताओ। मायोपिया है ना, कैसे पहचान रहे, कैसे पहचाने मायोपिया है? इमेज मतलब रेज क्या है, वह पहले ही तुम्हारे क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। तो यहां पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन सोन, आंसर मायोपिया और नियर साइडेडनेस। ठीक है ना। अब लिस्ट इज टू कॉजेस, समझिए बात को ना। ये बताओ आंसर क्या है तुम्हारा, इसका बताओ, बोलो ना यार। ये तो दिख रहा है ना कि ये क्या है तुम्हारे, मायोपिया है। इनके इसमें कॉज पूछा है, इनका कॉज, इनका कॉज क्या होगा बताओ, इनका कॉज क्या होगा बताओ। सॉरी दोस्तों, फोन ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे इनके कॉज क्या होंगे बताओ, इनके कॉज क्या होंगे, इनके कॉज यही होंगे ना, तुम पढ़ो मायोपिया का ना, कि तुम्हारा दो कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज तो ये तुम्हारे कि इनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई मतलब फोकल लेंथ कम हो गया, फोकल लेंथ कम हुआ मतलब कर्वेचर बढ़ गया, मतलब लेंस क्या होंगे, ठीक हो गए। दूसरा कॉज क्या हो सकते हैं इसके, आई बॉल का साइज बढ़ जाना। तो यही सब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, देख लो। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस बिकम थिक, एंड दूसरा क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। क्या होगा, जानते ही भी पढ़ क्या हो, कॉनकेव लेंस। दिख रहा है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो पहला हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा तुम्हारा डिफेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, मायोपिया। क्यों हुआ था, एक्सेसिव कर्वेचर वगैरह सब कुछ में बता चुके हैं हम, दोनों कॉज बता चुके हैं हम, ठीक है। देख रहे हो ना तुम, 2020 में ये आया हुआ है, समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखो, स्टडी डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा बताओ। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे, सॉरी, देखो रेटिना के बाद कन्वर्ज हो रहा है ना यहाँ पे, जो लाइट है तुम्हारा कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, देखो यहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया है, यहाँ पे लाइट कहीं यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये कौन सा होगा, कौन सा होगा, लिखा ना, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। इसमें क्या होगा, हाइपर मेट्रोपिया। लिस्ट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, कॉज क्या है, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या हो भाई, पावर कम हो गया ना, पावर कम हो गया मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, मतलब कर्वेचर कम हो गया, लेंस थिन का थिन ही रहा, बहुत ज्यादा थिक नहीं हो पाया इस केस में, समझ रहे हो। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, लेंस कैन नॉट गेट थिक एनफ, मतलब फोकल लेंथ आई, लेंस टू लॉन्ग। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, आई बॉल का साइज छोटा हो जाना, देखो आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। कर पा रहे हो, सब क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है सब, देखो 2024 में आया हुआ है। हम तो अभी बोलने जितना पढ़ा रहा हूं 10 फरवरी तक, बस इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात मानो अपने इस मास्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, इससे बाहर कुछ नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं। तो तुम खुद देखो, अब इसको कैसे सही करोगे, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। क्या होगा इसका, भाई पावर क्या हुआ, कम हुआ है ना, पावर बढ़ाना है ना, तो कौन सी करोगे, कॉन्वेक्स लेंस। एंड स्टेट इज रोल इन स्कॉच, भाई कन्वेक्शन क्यों यूज किया, क्योंकि पावर कम हुआ ना, कन्वर्जिंग पावर कम हो गया ना, कन्वर्जिंग पावर क्या करना है, बढ़ाना है, तो लिखा इट कन्वर्जेस रेज कमिंग फ्रॉम नियर बी ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो ना यार। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखो 2025 17 14 देख रहे हो, करोगे ये भी करोगे,
100% करोगे। देखो, स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक्स बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। कौन सा डिफेक्ट है? हाइपर मेट्रोपिया। बुझा गया? तो यहां पे क्या होगा? नेम, क्वेश्चन क्या है? नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द स्टूडेंट इज डिफरिंग फ्रॉम। आंसर क्या होगा? हाइपर मेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। कर पा रहे हो कि नहीं? दूसरा प्रो, लिस्ट टू रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट अराइज। क्या है यार, फिर से वही हाइपर मेट्रोपिया। दो रीजन बता देना, अभी जस्ट बता क्या है, कर लोगे ना? तीसरा देखो, राइट द नेचर ऑफ द लेंसेज। अरे बाप रे, एक ही क्वेश्चन बार बार, कौन सा होगा? बस इधर का उधर, उधर के इधर, इधर का उधर घुमा दे रहा है। कॉन्वेक्स लेंस करोगे, समझ गए ना? सेम चीज है ना? टफ है क्या? टफ है क्या? कर पा रहे हो? जोर से बोलो। चलो, अब देखो, पावर ऑफ लेंस इज -2.5 डायोप्टर। नेम द लेंस। भाई माइनस किसका होता है? एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये बताओ, -2.5 डायोप्टर है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तुम खुद बता दो, ये कॉनकेव लेंस, इसको मतलब क्या हुआ होगा? इसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जल्दी बताओ क्या हुआ होगा? मायोपिया, मतलब ये पर्सन क्या होगा? मायोपिक। मायोपिक पर्सन होगा जो निगेटिव पावर का लेंस यूज कर रहा है। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। मीटर में है क्या? सेंटीमीटर निकालना है ना, तो क्या लिख दोगे? 100/f। बता चुका हूं मैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? तो फोकल लेंथ क्या होगा? 100/p। पी के 100, पी कितना है? -2.5। कितना आ जाएगा जी बबुआ? कितना आ जाएगा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। 2025 में आया और 2017 में आएगा, क्या पता किस्मत अच्छा रहा तो 2026 में भी आ जाए। कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना? आगे चले, तकलीफ मत लेना यार, ठीक है ना? अब देख लो, देख लो क्वेश्चन, देख लो डिफेक्ट ऑफ विजन कितने आए हैं। हम तुमसे कह रहे हैं सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तुम्हें। अब देखो यहां पे, इन बाइफोकल लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ फेस बायोपिया। सुनो यहां पे, अरे सुन लो, अरे यहां पे क्या लिखा है? इन बाइफोकल लेंसेज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, ठीक है ना? तुम खुद बताओ, प्रेस बायोपिया में भाई तुम कौन सा लेंस यूज करते हो? बाइफोकल लेंस, जाहिर सी बात है। उसके बारे में बताना है तुम्हें, क्या सही एमसीक्यू है। प्रेस बायोपिया में हम सब कुछ जान चुके ना, मायोपिया और इमेट्रोपिया। ऊपर क्या है? अपर क्या है? कॉनकेव। नीचे क्या है? कॉन्वेक्स। बस सीख गए ना भाई। ये तुम्हारा एक चश्मा का एक पॉइंट बनाते हैं। ऊपर क्या था? कॉनकेव, और नीचे क्या था? कॉन्वेक्स। पता है क्यों? सब कुछ बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे, द अपर पोर्शन ऑफ इज कॉन्वेक्स। बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है। द अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स, फिर से गलत। अरे, द अपर पोर्शन ऑफ कॉनकेव लेंस इज फॉर नियर विजन। कॉनकेव लेंस नियर विजन के लिए होता है? नहीं ना भाई। तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन नियर विजन थोड़ी होता है जी। भाई देखो, द अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स फॉर डिस्टेंट विजन एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स फॉर द नियर विजन। ये ठीक बा? अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ना, अगर आधे घंटे क्लास से दिया मैंने, पढ़ाते 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 एकदम ग्राफ ऊपर चला जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। सोचिए जैसे 8 घंटे क्लास लूंगा, फिर क्या होगा? कहा जाएगा ना मैराथन। मैराथन भी होगा विजडम क्लास के चैनल पे। एक पूरी फिजिक्स की, एक पूरी बायोलॉजी की, एक पूरी केमिस्ट्री की। फिजिक्स की तो पक्का होगा। हाँ, कॉम्बो। कॉम्बो होगा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? कॉम्बो, दैट इज नॉन एज हाइब्रिड, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चला जाए, बोलो ना। चलो देख लो, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट हैज। ओ कितना क्वेश्चन आया है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है गधे। देखो, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट हैज, होता क्या इसमें? इलॉन्गेशन आई बॉल। अरे ना हो, एक्सेसिव करेज, अरे ना, इतनी का ये किसके लिए होता है? वीकेंड क्यों होता है? प्रेस बायोपिया।
ई भी नहीं। ओपेक आई लेंस ई है 200 220 नहीं 2020 में है 2020 में 220। अरे यार टंग स्लिप तो होता है ना यार, हम भी इंसान है। 220 2020 2020। तुम लोग कितने छोटे रहे होगे? ये तो सब कोरोना काल है ना। चलो तुम छोटे नन्हे मुन्ने रहे होगे, हम बड़े हो चुके होंगे। ठीक है आगे चले। प्लीज के क्वेश्चन प्लीज पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं बता यहाँ पे? थके नहीं ना? थकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना मना है, थकना मना है, समझे बबुआ? थकना मना है। जोन थकेगा। पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, तुम लोग गर्ल्स पानी पी लो। अभी तो बहुत 1 बजे तक मान के चलो, 1.5 घंटे मान के चलो। नहीं 1 घंटे में हो जाएगा, थ्योरेटिकल है, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं एम है, कुछ नहीं। ये बुढ़ा मास्टर देखो तुमको पढ़ा रहे, तुम जवान को। हाँ, तुमको नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ? ये बुढ़ा मास्टर थक नहीं रहा, तुम थक जा रहे हो जवान होके। वाह क्या बात है, थक गई जी अंकिता। क्या जवाब है यार, अभी तो हमने शुरुआत किया है, ये तो पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है ना? क्या हुआ? क्या? अरे बाबू बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया लास्ट में, यार समझ ही नहीं रहे हो। सारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, क्योंकि तुम किसके साथ हो? अपने प्यारे दानिश भाई के साथ हो। चलो प्रीत की ज्योमेट्री समझते हैं। देखो प्रीत की, अरे चलो देखो प्रीत तुम अपने टूटे फूटे लैब में देखे होगे। सीबीएसई बोर्ड स्कूल में यही होता है ना, टूटे फूटे लैब, बस मान्यता प्राप्त करने के लिए लैब बना दिया जाता है। वायरल कर देना इस वीडियो को, ठीक है? ठीक है, कस्बे के बहुत सारे स्कूल से नाम तो लूंगा नहीं, ठीक है ना? क्या हुआ? नाम तो लूंगा नहीं, तुमको पता है लैब क्यों होते हैं? सिर्फ सिर्फ सीबीएसई से अफिलिएशंस के लिए, ठीक है? तुम जानते हो अच्छे से, उसका यूज बहुत कम होता है। जैसे भी अपने लैब में गए होंगे तो तुम ट्रायंगुलर शेप का एक कुछ ऑब्जेक्ट दिखोगे। वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? अद्भुत चीज थोड़ी है वो प्रिज्म है। वो क्या है? प्रिज्म है तुम्हारा, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो प्रिज्म, प्रिज्म तुम जब उठा के देखे थे तो तुम ये बताओ, तुम खुद बताओ, एक ग्लास प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। भाई जो भी ट्रांसपेरेंट वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम बाउंडेड बाई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक सरफेस। कुल मिला ये समझो, ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है जो लाइट का क्या करेगा? रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का क्या करेगा? बेंडिंग। अब तुमको यहाँ पे समझने की जरूरत है, तुम खुद बताओ, अगर पूरे प्रिज्म का अगर पूरा देखोगे तो 2 ट्रायंगुलर बेस है इस प्रिज्म को, देखो एक और पीछे वाला 2, 2 ट्रायंगुलर बेस, फिर ऐसे बनता है, फिर नीचे होता है 1 2 3, 3 कैसे हैं? रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। समझ गए कि नहीं? तुम खुद देखो यहाँ पे, खुद देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कि 2 ट्रायंगुलर बेस है और 3 क्या है तुम्हारे? रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। समझ गए ना? प्रिज्म क्या है बताओ? ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जिसके पास 2 ट्रायंगुलर बेस हैं और 3 क्या है? लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन कैसे होता है प्रिज्म से। देखो बहुत आसान टॉपिक है, अब सारे जितने भी कंसेप्ट टॉपिक है सब खत्म हो गए, बस थ्योरेटिकल टाइप के टॉपिक है ज्यादातर, ठीक है ना? इससे रिलैक्स रहो, थको हारो मत, चेहरे पे उदासी मायूसी मत ले आओ। हंसो पहले, हंसो, हंसो बे, सॉरी, हंसो आप लोग, हंस दिए। चलो देखो अब देखो यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है, तुम खुद देखो, इसको अच्छे समझो। मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूं। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर का लाइट, व्हाइट लाइट नहीं ले रहा हूं। व्हाइट लाइट के 7 कलर होते हैं, तुमको पता होगा, अभी आगे देखेंगे हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं? प्रिज्म को प्रिज्म से उस लाइट को पास करा रहे हैं। तुम खुद बताओ
एयर मीडियम। तो ये क्या होगा, रेयरर मीडियम, ये क्या होगा, डेंसर मीडियम, फिर रेयरर मीडियम। तुम खुद बताओ, लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल से दूर कि नॉर्मल के पास, नॉर्मल के पास। मैंने बताया डेंसर से रेयरर, डॉक्टर नॉर्मल से दूर। सारा लॉजिक क्या है तुम्हें, तुम खुद बताओ। देखो तुम खुद, ये देखो ये लाइट जा रही है, जा रही है ना, अरे बोलो ना, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, नॉर्मल दिख रहा है ना, तो नॉर्मल से पास, रेयरर से डेंसर, नॉर्मल से पास। अब देखो डेंसर से रेयर जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल ये, नॉर्मल से दूर। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया, इमरजेंट रे। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। तो कभी भी कोई एंगल कहां से मेजर करते हैं, कहां से करते हैं जी, नॉर्मल से ना। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। और हाई क्या हो गया, हाई क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। पल्ले पड़ा, अरे बोलो ना, कोई डाउट। अब तुम खुद देख रहे हो, तुम खुद देख रहे हो, तुम खुद देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, बताओ तुम क्या देख रहे हो, कि अगर 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 प्रिज्म नहीं होता, लाइट ऐसे सीधे निकल रही थी ना, सीधे निकल रही थी ना, प्रिज्म की वजह से लाइट ऐसे हो गई, मतलब इतना तुम्हारा क्या हो गया, डेविएट लाइट कर गया। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं जी, लाइट इतना इतना तुम्हारा डेविएट हो गया। कितना लाइट डेविएट हुआ, किसके वजह से हुआ, प्रिज्म की वजह से। उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। आया समझ में, आया कि नहीं, जिसको हम किसे कर रहे हैं, कैपिटल डी से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं, अरे बोलो ना यार, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह, कुछ नहीं है क्या परवाह। तो ये क्या हो गया, अब देखो एंगल समझ में आ गया तुम्हें, एंगल आर समझ में आ गया, एंगल ई समझ में आ गया, तुम्हें एंगल डी भी समझ में आ गया, डेविएशन एंगल भी तुम्हें समझ में आ गया। अब कैसे बेंड, अब यहां क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, ए प्रीच बेंड्स अ रे टुवर्ड्स इट्स बेस। ये बेस था, अरे देखो ना यार, ये बेस था, रे ऐसे आ रही है ना, बेंड किसकी तरफ कर रहा है, बेस की तरफ ही कर रहा है ना, तो वही लिखा है, ए प्रीच बेंड्स अ रे टुवर्ड्स इट्स बेस। कोई दिक्कत यहां पे, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो देखो डिस्पर्जन, देखो डिस्पर्जन क्या होता है, जब भी इस प्रिंज, जो अभी प्रिंज पढ़ा हमने ना, जो प्रिंज पढ़ा जिसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस थे, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस थे, जो लाइट क्या कर रही थी, बेस की तरफ बेंड करा रही थी, कोई दिक्कत। अब उसी प्रिज्म से अगर तुम व्हाइट लाइट पास करा रहे हो, उसी प्रिज्म से क्या कर रहे हो, व्हाइट लाइट पास करा रहे हो, तो इस व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, इस व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। मैं तुमसे फिर से बोलूं, व्हाइट लाइट का जब प्रिज्म पे पास कर रहे हो तो 7 कलर टूटा, दिख रहा है ना, 7 कलर टूट रहा है, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या व्हाइट लाइट। समझे। तो जो ये तुम्हें एक स्क्रीन पे तुम्हें ये बैंड मिलेगा, इसकी स्क्रीन पे तुम्हें क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये तुम्हें क्या होगा, ये बैंड मिलेगा, ये 7 कलर का, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तुम्हें डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ आ गया, तुम्हें स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया, तो पढ़ लो। डिस्पर्जन क्या होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। क्या हो गया, देखो यहाँ पे, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, वही तुम्हारा क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब खुद देखो, स्पेक्ट्रम का द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑब्टेन ऑन स्क्रीन दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है, आखिर ये जब 7 कलर में टूटे तो क्यों टूटे, कुछ तो वजह होंगे, अरे कुछ तो वजह होंगे कि आखिर ये क्यों टूटे, टूटे थोड़ी होंगे कि टूटे होंगे, समझ रहे बात को ना, टूटने पर लोग टूट जाते हैं ना। अब इनका पढ़ते हैं, ये क्यों टूटे, ठीक है ना, स्प्लिट क्यों हुए, तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ। देखो यहां पे ये समझो कि डेविएशन क्यों हुआ। देखो सबसे पहले यहां पे ये समझो कि हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, मतलब सिंपल समझो, हर कलर का जो लाइट के मीडियम में ट्रैवल करने की स्पीड है वो अलग अलग होता है। भाई व्हाइट लाइट में कितने हैं, 7 कलर,
तो हर व्हाइट लाइट में जो 7 कलर है, उन 7 कलर का मीडियम में ट्रेवल करने की स्पीड भी अलग अलग होती है। तुमको यहां पे ये समझो, जो रेड लाइट है, जो मेरे रेड लाइट है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। जो वायलेट लाइट है, जो तुम्हारा वायलेट लाइट है, जो वायलेट लाइट है, उसकी स्पीड क्या होता है, सबसे कम होता है। तो तुम खुद बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड तुम्हारा ज्यादा होगी, उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। मतलब रेड लाइट का डेविएशन क्या होगा भाई, क्या होगा, कम होगा। और वायलेट लाइट डेविएशन क्या होगा, क्या होगा बताओ, डेविएशन क्या होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कंफर्म बात, कंफर्म बात। तुम खुद बताओ, जब यहां से व्हाइट लाइट जा रही थी, इस रेड लाइट की स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन क्या होगा, सबसे कम, फौरन निकल लेगा। और वायलेट लाइट की डेविएशन सबसे ज्यादा, क्योंकि स्पीड सबसे कम, तो ये नीचे सबसे आएगी, डेविएट ज्यादा करेगी। तो इस तरीके से तुम्हारा हर, अब तुम वायलेट से रेड तक जा रहे हो, रेड स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब डेविएशन कम हो रहा है। समझी बात को ना। अब वायलेट से तुम रेड तक जाओगे ना, डेविएशन क्या होगा, कम होगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डेविएशन एंगल की वजह से जो व्हाइट लाइट हुआ 7 कलर में टूट गए। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या, अगर तनिक भी दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी तो सिर्फ 46 मिनट ही पड़े हम लोग, आगे समझ में कि नहीं। तो अब यहां देखो, यहां क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर, डेविएशन डी होता है कैपिटल डी, द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, भी समझाया मैंने। कॉज क्या हुआ, फॉर वायलेट लाइट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाइयर, एंड फॉर द रेड लाइट वायलेट सो डाउन, सो इट बेंड्स मोर। समझे कि नहीं भाई। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, सी बाई वी था ना, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, जिसकी वेलोसिटी कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो ये भी रीजन दे सकते हो, क्यों, क्या बोला है, फॉर वायलेट लाइट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाइयर, क्योंकि वायलेट की वेलोसिटी क्या थी, कम थी। रेड का रिफ्लेक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। यही सब रीजन है, समझ गए कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे। इसीलिए तुम्हारा लाइट क्या हो गए, 7 कलर में स्प्लिट हो गए। समझ गए कि नहीं बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना। आगे चले, चले आगे ना, चलो देखो अगला, ये न्यूमॉन्स नहीं है यार, ये तुम्हारे न्यूटन्स होंगे, न्यूटन्स। ये क्या होंगे, न्यूटन्स, न्यूमॉन्स पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पे, हो जाता है, हमारी टेक्निकल टीम से गलती होगी लग रहा है। न्यूटन्स, ठीक है ना, मेरा फॉल्ट नहीं है, हमारी टेक्निकल टीम का फॉल्ट है ये, ठीक है ना। चलो अपने टेक्निकल टीम का ही बता देते हैं, ये ना ही न्यूटन्स, ठीक है, हाँ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा गलती हो गया, न्यूटन बाबा के साथ खिलवाड़, ना ना ना, एकदम ना, एकदम ना, एकदम ना। कहाँ गलती है, कहाँ गलती है जी, कहाँ गलती है, गजब वाले यार, कुछ भी बोल देते तुम लोग गधों की तरह। देखो, न्यू, अब सही है, अब सही है ना। चलो स्टार्ट करें, न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहाँ पे बहुत मजा आएगा, एकदम मतलब एकदम बढ़िया से देखो, मजा से देखो, मजा से देखो। इसमें क्या हुआ, क्या था, जब एक फ्रिज, एक तुम्हारे फ्रिज लिए थे, फ्रिज लिए थे, इसे तुम व्हाइट लाइट पास कराए, जब इसे व्हाइट लाइट पास कराए, जब फ्रिज में लिए व्हाइट लाइट, पूरा माहौल खराब करे तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, अब तुम्हारा ये फ्रिज में, इसे तुम व्हाइट लाइट पास कराए, सुनो यहाँ पे, व्हाइट लाइट पास कराए ना, तुम खुद देखो, ये 7 कलर में टूटा, मैंने सिर्फ 2 ली है, नीचे वाला सबसे ऊपर वाला, इसके बीच में भी बहुत सारे कलर्स होंगे। फिर जब ये टूटे हुए कलर
टूटे हुए कलर जब फिर से उल्टे प्रिज्म पे पास कराया गया तो फिर से जो टूटे हुए थे फिर से जुड़ गए। समझे भैया? मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रिज्म था, इससे हम व्हाइट लाइट पास कराएं तो 7 कलर में टूट गए, स्प्लिट कर गए। फिर जो स्प्लिट के हुए कलर मतलब टूटे हुए कलर जब फिर से उल्टे प्रिज्म में इसको पास कराया गया फिर से जुड़ गया, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। किसका एक्सपेरिमेंट है? न्यूटन बाबा का। समझ लो किसका एक्सपेरिमेंट है? न्यूटन बाबा का। आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत यहां पे? समझ रहे हो ना? कहोगे ये कैसे हुआ, तुम खुद दिमागिया लगाओ, अपना दिमागिया लगाओगे तो कर लोगे। ये तो समय, अब यह बताओ, ये लाइट है देखो ऐसे आ रही है ना, तो तुम खुद बताओ तुम्हारा ऐसे नॉर्मल हो गए तो यहां से क्या हो रहा है? रेयरर से डेंसर ना, रेयरर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी लाइट ना। समझ रहे हो ना? तो तुम खुद देखो, ये लाइट ऐसे बेंड रही है, यहां पे देखो क्या हुआ था, यहां पे जो लाइट थे ऐसे बेंड हुआ था क्योंकि तुम्हारा रेयरर से डेंसर था यहाँ पे और लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे बेंड हुआ था। लाइट ऐसे आ रही है तो फिर ऐसे नहीं बेंड होगा। कुल मेरा खेल किसका है? पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा था, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ऐसा है। समझ रहे हो बात को ना? इसी की वजह से फिर से क्या होंगे? रिकंबाइन करेंगे, पूरे सातों को क्या करेंगे? रिकंबाइन करेंगे व्हाइट लाइट में। समझिए कि नहीं? तो यहां पढ़ लो, ये कुछ नहीं है, क्रॉम्सन पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसको खत्म करो पहले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, 7 कलर का। द प्रिज्म इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस दीज कलर्स, इट एक्ट्स एज, मतलब प्रिज्म क्या कर, इसने तुम्हारा क्या हो गया, जो तुम्हारा देखो यहां तक देखो, देखो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, क्योंकि जब पहले क्या सोचते थे लोग कि इसे व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं तो 7 कलर निकल रहा है, लोग ये सोचते थे न्यूटन से एक्सपेरिमेंट से पहले पहले कि ये 7 कलर जो प्रोड्यूस किया है प्रिज्म ने किया है, लोग ये सोचते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कंफर्म हो गया कि ये जो 7 कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये तुम्हारे प्रिज्म नहीं किए हैं, जो व्हाइटी लाइट था वो 7 कलर से बना हुआ है, ये प्रूफ हो गया। तो वही 7 कलर अपने अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट गए थे, इसीलिए ऐसा कुछ देखने को मिला गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये सब बातें प्रूफ हो गई, ये बात गलत साबित हो गया कि प्रिज्म कोई अपना कलर प्रोड्यूस कर रहा है। यानी क्या है ना, द प्रिज्म इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस दीज कलर्स। व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिफरेंट डेविएशन एंगल की वजह से क्या हुआ? टूट गया। समझ गया कि नहीं? ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट्स, रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत यहां पे? तो ये भी हमें डाउट हो सकता है, बताया भी इन्वर्टेड, देखो ये क्यों रिकमेंड कर गया बता चुका हूं मैं, इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से। पहले ऐसा रिफ्लेक्टिव सरफेस था, अब कैसा है? ऐसा है, इसी के चक्कर में। समझ गया ना? नेचर्स प्रिज्म तुम्हारा क्या है? नेचर्स प्रिज्म। पढ़ो इसको, देखो चलो देखो, देखो नेचर्स प्रिज्म क्या है? जैसे तुम जो रेनबो का फॉर्मेशन, जैसे देखो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना, डिस्पर्जन, अब उस 7 कलर किसी स्क्रीन में पाना, क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। अब ये तुम्हें स्पेक्ट्रम कब मिलता है? तुम्हारा रेनबो है ना, वो भी तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटा हुआ है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम। वो होता कैसे है? पहले सुन लो, कहानी सुनो अच्छे से एकदम। वो होता कैसे है? बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश होने के फौरन बाद अगर धूप निकल जाती है, अभी भी बारिश हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी भी इन्वायरमेंट में ही है, तो फौरन अगर धूप निकल जाती है तो जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तुम्हारा एक क्या करेंगे? प्रिज्म की तरह काम करेंगे। जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? प्रिज्म की तरह काम करेंगे। समझ लो बात को ना? नेचुरल प्रिज्म। अब वो व्हाइट लाइट क्या करेगा? 7 कलर में तोड़ देगा और वही तुम्हारा क्या होगा? रेनबो का फॉर्मेशन होगा। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर दिक्कत तो बता दो, ख्याल रखना कैसे होता है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे अब, यहां पे कुछ ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा है?
a natural spectrum appearing in the sky formed by the dispersion of sunlight by teeny water droplets. जो ये टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, तुम खुद देखो, ये तुम फील करोगे प्रिज्म की तरह दिख रहा है ना, ये प्रिज्म की तरह दिख रहा है। ये टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है तुम्हारे, प्रिज्म की तरह काम करेंगे, और जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो 7 के में तोड़ देंगे और तुम्हारा रेनबो का फॉर्मेशन कर देगा। तो तुम खुद देखो, ये तुम्हारा रेनबो फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, रेन ड्रॉप का होना चाहिए पहले कंडीशन। जब रेन ड्रॉप नहीं होगा, भाई रेन ड्रॉप क्यों है, क्योंकि रेन ड्रॉप क्या कर रहे हैं, प्रिज्म की तरह तुम्हारा क्या कर रहे हैं, प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं, पहली बात, कोई दिक्कत यहां पे। दूसरा कंडीशन क्या है, सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। एक बात को समझो, एक बात समझो कि जो भी सन है, हम इसको समझाएंगे कि जो भी सन है वो ऑब्जर्वर के सब, तो यहां पे रेनबो बन रहा है, ऑब्जर्वर के जस्ट पीछे होना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के जस्ट पीछे सन होना चाहिए, ऑब्जर्वर के फ्रंट पे सन नहीं होना चाहिए। क्यों, सपोज करो अगर ऑब्जर्वर, अगर सन इधर ही होता, सन इधर, सपोज सन इधर ही होता, सपोज करो सन तुम्हारा क्या होता, इधर ही होता, अगर यहां पे रेनबो फॉर्मेशन होता तो सन की लाइट इतनी खतरनाक होती है, इतनी ब्राइट लाइट होती है कि जो रेनबो बन भी रहा है ना वो देख नहीं पाता, ढक जाएगी ना। तुम इतना हम रॉड लगा के छत पे लेके चले जाओ ना, खत्म, इसकी कोई महत्व समझ नहीं आएगा, आएगा नहीं ना। तो वही चीज होता है कि अगर सन पीछे नहीं होता, सन इधर होता, तो जो रेनबो बन रहा है, इस भाई बनता हो सकता है लेकिन दिखता नहीं, क्यों दिखेगा, कैसे दिखेगा, समझ रहे हो बात को ना। इसीलिए कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है सन उसके पीछे होना चाहिए, ठीक है, सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। तो पहला कंडीशन क्या है, रेन ड्रॉप्स। दूसरा कंडीशन क्या है, सन जो है ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, और रेन ड्रॉप कहां चाहिए, ऑब्जर्वर के आगे होना चाहिए। भाई अगर रेन ड्रॉप यहां पे होता, अगर तो रिफ्लेक्शन यहीं पे होता, रिफ्लेक्शन यहीं पे होता तो रेनबो यहीं बनता। तो ये तो वही बात हो गई ना फिर से कि ये रेनबो के वजह से सन क्या होता, सन क्या करता, रेनबो को ढक लेता। बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं, बुद्धि काम कर रहा है, कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रहा है, फील हो रहा है कि फील हो रहा है कि नहीं, तुम्हारी खुशी ये बताई कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तुम्हारी खुशी, स्माइल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्माइल की बात कर रहा हूं, गलत मत समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहां पे देखो, समझ गया ना। तो रेनबो फॉर्मेशन का कंडीशन क्या है, हमारा रेन ड्रॉप का होना, सन का ऑब्जर्वर के पीछे होना, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, और रेन ड्रॉप का ऑब्जर्वर के आगे होना। फील हो गया ना, एक एक बात तुम्हें क्लियर हो गया एकदम। रेनबो फॉर्मेशन क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम, कैसे हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से। आगे चले, अब तुम्हारा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, इनसाइड द रेन ड्रॉप क्या हो रहा है, यहां पे तुम खुद यहां पे देखो कि सब कुछ तुम्हारा क्या है, ये तो जो मैं लिया ये क्या तुम्हारा रेन ड्रॉप है, ये तुम्हारा क्या है, रेन ड्रॉप है, ये तुम्हारा क्या रेन ड्रॉप है। देखो पहली बात, यहां से तुम्हारा क्या हुआ, लाइट आया, लाइट आया ना, लाइट क्या करेगा तुम खुद देख रहे हो, ये रेड लाइट और वायलेट, भाई इसके बीच भी सातों कलर होंगे, हमने बस दो लाइट को शो किया है, समझो सर, सबसे ज्यादा डिवीजन किसका है, वायलेट का कम रेड का। तो पहले यहां पे जो पहले सबसे पहले क्या हुआ, लाइट का क्या हुआ, बताओ ना, भाई पे डेबिट हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट 7 कलर में टूट रहा है, वो तुम्हारा क्या कराएगा, डिस्पर्जन। तो पहले सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिर डिस्पर्जन। तो पहला स्टेप क्या है, हम तुमसे क्या है, रेन ड्रॉप में क्या हो रहा है, 3 स्टेप्स हो रहा है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन लाइट का, उसके बाद लाइट का क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। आया समझ में। अब लाइट जब यहां पे पहुंचा दूसरे पे, तो यहां पे लाइट टकराई, फिर वापस से रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे लाइट टकराई, वापस से इधर ऑब्जर्वर यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पे, भाई ऑब्जर्वर के सामने रेन ड्रॉप होना चाहिए ना, तो ऑब्जर्वर कहां है, रेन ड्रॉप उसके सामने, ऑब्जर्वर रेन ड्रॉप के पीछे है। तो यहां पे जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये लाइट ऑब्जर्वर की आंखों में कैसे पहुंचेगा, अगर रिफ्लेक्शन होता
तब तो ऑब्जर्वर को यहां होना चाहिए था। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, लाइट एज फिर से यहां पहुंच रही है, पहुंच रही है। अब लाइट यहां जब पहुंच रही है तो यहां पे क्या हो रहा है, हल्का सा फिर से तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये लाइट एज कहां हो रही है, ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच रहा है। और ऑब्जर्वर को यहां कहीं तुम्हारा, यहां पे कहीं तुम्हारा रेनबो दिख रहा है। समझ में आ गया अच्छे से एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो पहला स्टेप क्या है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। दूसरा क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलो, बोलो। अभी की देख लो, जो जितना अभी तक पढ़े उसको समराइज करते हैं। पिन की ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री क्या है पता ही ना? दो ट्रायंगुलर बेस, तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। प्रिंस क्या कर रहा था, रिफ्लेक्शन बेंड्स लाइट द बेस। भाई प्रिंस क्या कर रहा था, जो भी लाइट आई उसको बेस की तरफ क्या किया था, रिफ्लेक्ट किया था। और लाइट का एंगल क्या किया था, डेविएट किया था। अब ये डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कलर पे डिपेंड कर रहा है, किसका कितना डेविएशन होगा। सबसे डेविएशन किसका था, वायलेट का। सबसे कम रेड का। क्लियर एकदम ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो डिस्पर्जन, देखो डिस्पर्जन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस कॉज स्प्लिटिंग। भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंस मतलब वेलोसिटी डिफरेंस होना। इसका वेलोसिटी ज्यादा था, वेलोसिटी कम था। जैसे कि वायलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम। तो बेंडिंग ज्यादा, जो धीरे चलते हैं उनका उनको भटकने के चांस ज्यादा होते हैं। भाई तुम भटके हुए नहीं हो, इसका मतलब तुम तेज चल रहे हो, फील करो। तुम भटके हुए नहीं हो, मतलब तुम बहुत फास्ट चल रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। मतलब तुम डेविएट कम हुए हो, मतलब तुम्हारा स्पीड क्या है, फास्ट है। मुझे ही देख लो, दिख रहा है मेरी स्पीड ना? ओनली 1 ईयर इन मोहम्मदाबाद। ओके, चलो कभी फेंक देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे तुम खुद देखो, यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट का स्प्लिटिंग होना, यही तुम्हारा क्या कहलाया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब रेड क्या हुआ, बेंड्स सबसे कम हुआ, और वायलेट क्या हुआ, बेंड्स सबसे ज्यादा हो गया। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं? चलो देखो, न्यूटन का क्या प्रूफ था, उन्होंने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। यहां क्या किया, कलर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इन्वर्टेड प्रिज्म रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम इनटू फिर से व्हाइट लाइट। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? लास्ट देख लो, द रेनबो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल, नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, नेचुरल स्पेक्ट्रम। यहां क्या लिखा है, टीनी रेन ड्रॉप्स एक्ट एज प्रिज्म। टीनी रेन ड्रॉप्स एक्ट एज प्रिज्म यूजिंग रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर डिस्पर्जन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आगे क्या फिर हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना भाई? क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। स्टेप समझ गया ना अच्छे से एकदम? बोलो, बोलो ना यार। देखो यहाँ पे अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रिज्म यहां से थोड़ा टॉपिक खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखा जाए। चलो यहां से करते हैं, करो इसको, थोड़ा पानी वानी पी ले हम। बस बस ज्यादा नहीं, अब हमको लगता है मैक्सिमम आधा घंटा। अब मुझे पता है तुम थक गए हो, मैंने बोला 1.5 घंटा ना, क्या हुआ, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? पानी पिलाओ जी मुझे। कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of deviation
रिस्पेक्टिवली आर। ये कितना आसान है यार ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? 1 दिख रहा है ना। और एंगल ऑफ क्या पूछा है? डेविएशन कौन है? 6 है। आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 1 एंड इसको 1 लिखो एंड 6। आंसर डी। टफ है क्या जो क्वेश्चन आया तुम्हारा? 2025 में भी 2016 में भी आ गया। कहते हो बहुत टफ आता है, ढंग से पढ़ते नहीं हो तो टफ बनाता है पेपर। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलो यहां पे क्या लिखा है? द व्हाइट लाइट इंटिंग ग्लास प्रिंज गेट स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इट इज ऑब्जर्व दैट। तुमने क्या ऑब्जर्व किया बताओ? द व्हाइट लाइट ग्लास क्या हो स्प्लिट करें, द रेड लाइट डेविएट्स मोस्ट। नहीं ना, ये तो नहीं हो गया। वायलेट लाइट डेविएट्स लीस्ट, अरे नहीं ये तो मोर था, ये लिस्ट था। येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो गया तुम्हारा। ये बताओ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां से डेविएशन क्या हुआ था? डेविएशन क्या हुआ था? कम की ज्यादा बताओ? डेविएशन क्या हुआ था? कम हुआ था ना। मतलब वायलेट से रेड तक जा रहे हो, डेविएशन की वैल्यू घट रहा है। क्वेश्चन किसे कम है? येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट, मतलब येलो डेविएट्स ब्लू से नहीं, ब्लू डेविएट्स मोर देन येलो लाइट, क्योंकि वायलेट से रेड तक जा रहे हो, डेविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। अब देखो ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन ऑरेंज लाइट, बताओ। ग्रीन लाइट डेविएट्स, देखो ग्रीन पहले है, ऑरेंज बाद है, मतलब ग्रीन क्या होगा? ज्यादा डेविएट करेगा क्योंकि आगे बढ़ो डेविएशन घट रहा है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। पर पा रहे हो कि नहीं बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? अरे बाप रे, फिर से वही क्वेश्चन। डिस्पर्जन कॉज क्या है? डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एंड डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट इन मीडियम। मतलब जो तुम्हारा लाइट का अलग अलग, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग थी ना मीडियम में, तो डेविएशन में क्या आए थे? अलग अलग आए थे। उसी वजह से तुम्हारा क्या हुआ? लाइट डिस्पर्ज हुआ। डिस्पर्जन क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट ना। तो यहां पढ़ लो, डिफरेंट कलर्स लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। समझ रहे हो ना? फॉर वायलेट लाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज स्लाइटली मोर देन द रेड कलर, सो फॉर वायलेट बेंड्स मोर। सब कुछ बता चुका हूं, ये बहुत टफ काम नहीं है, 2024 में आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। बना लोगे? कैसे कब बनाओगे बताओ? बताओ ना भाई, तुम क्या करोगे यहाँ पे? तुम खुद बताओ। क्या लेबल डायग्राम बनाना? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कुछ मत करना, 2 प्रिज्म अभी बना के हम लोग, एक प्रिज्म बना लो ऐसे, और दूसरा प्रिज्म क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। तुम क्या करो, पहले कौन सा लाइट लोगे बताओ? रेड। तुमने क्या किया, यहां से तुम मान लो व्हाइट लाइट पे आएगा ना, चलो मान लो कलर तो व्हाइट नहीं कि बैकग्राउंड ही व्हाइट है तुम्हारा, व्हाइट लाइट आया भाई, व्हाइट लाइट आया, थोड़ा सा बना लो, रुक जाओ। देखो ऐसे व्हाइट लाइट बनाओगे। अब तुमको सबसे कम डिवाइड कौन करेगा? रेड लाइट। सबसे ज्यादा डिवाइड कौन करेगा? वायलेट। दिख रहा है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐसे लाइट जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर तुम्हारा कुछ ऐसे लाइट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? धीरे धीरे कंबाइन होना, सॉरी रेड बन गया, ऐसे तुम बना लोगे। फिर तुम्हारा धीरे धीरे क्या होंगे? कंबाइन होना स्टार्ट कर जाएंगे। यहाँ पे व्हाइट लाइट ऐसे बनेगा, थोड़ा सा गलती बन गया यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे। समझ गया ना? कुल मिला के ऐसे बना दोगे, तुम जानते हो इस चीज को, कर लोगे ना? यहाँ पे ऐसे ही व्हाइट लाइट जाएगा, 7 कलर में टूटेगा। फिर यहाँ पे फिर 7 कलर टूटे हुए कलर क्या होंगे? फिर से यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर क्या होंगे? टूट जाएंगे। थोड़ी गलती होगी, चलो फिर से बना देते हैं, क्या करना है देखो। पूरी डायग्राम बनाने की हैबिट मुझे कम है, इस चीज का मुझे रियलाइजेशन भी अच्छे से है। ठीक है, कुछ तुम्हारा ऐसे बनेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंबाइन होके फिर से सिंपल तुम्हारा
ये ब्लू कलर, ये व्हाइट लाइट निकलेगा। ठीक है, सही, सिंपल सा। बाकी एग्जैक्ट डायग्राम तुम देख लेना अपने हिसाब से। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे यूज टू आइडेंटिकल प्लीज वन इनवर्टेड रिलेटेड टू अदर, तुम्हारी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना? आगे देखो यहाँ क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्लेन द कलर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर। तो ये बताना है कलर पी और क्यू क्या है, बता ही सकते हो आप। तो क्या होगा बताओ, बोलो ना यार। ये तो अभी हम देख के आए, ये कलर भाई इसने डिवीजन कम सो किया है ना, दिख रहा है ना। क्यू कौन सा होगा, क्यू कौन सा होगा जल्दी बताओ, क्यू कौन सा होगा बताओ, और पी कौन सा होगा? हम्म क्यू कौन सा होगा, डिवीजन कम सो किया ना यहाँ पे, ये क्या होगा? रेड। और ये क्या होगा? वायोलेट। अभी पढ़ के आए हम लोग, कोई दिक्कत? भाई डिवीजन जो ज्यादा शो किया है वो तुम्हारा वायलेट है, डिवीजन जो वो रेड है, तो तुम्हारा पी क्या है? वायलेट। पी क्या है? वायलेट। और क्यू क्या है? रेड। लेकिन आंसर तुम्हारा रेड एंड है ना, इसका मतलब उल्टा कर देना। कुछ गलती है, आंसर क्या होगा तुम्हारा? वायलेट एंड रेड। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आंसर तुम क्या करो, सही कर लो इसको। आंसर क्या होगा तुम्हारा? सी होगा। ठीक है ना? भाई तुम खुद देखो ना, जो ज्यादा डेविएट किया वो तो वायलेट होगा, जो कम डेविएट किया वो तो रेड होगा। ये तुम्हारा क्या है? पी। ये क्या हो गया? क्यू। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे चले, चलो। अब देखो, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम खुद बताओ, सबसे पहले क्या हुआ था, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? डिस्पर्जन। फिर क्या हुआ था? इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन हो सकता है? नहीं। रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। ये रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन स्कैटरिंग, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो जैसे देख लो, द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। द रेनबो क्या है? इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सही है, गलत है? क्या है, सही है गलत, जल्दी बताओ भाई। ये तो ट्रू है ना यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है? ट्रू। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड। ओवरहेड नहीं ना, ये क्या होगा? बिहाइंड ना। रीजन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर रीजन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अभी तो कराए हम ना, कर पा रहे हो कि नहीं? आगे चले, कोई दिक्कत? अब देख लो, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particle, the color of light mainly scattered in that region। चलो अभी इसको पढ़ेंगे, अभी इसको ही पढ़ेंगे, मतलब 50 से फिर से आएंगे। अभी इसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा, यहां से पढ़ना था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ यहाँ पे? कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे चलें ना, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये बताओ, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, बॉटम पे तुम्हारा ज्यादा डेंसिटी होगे या फिर हाइट पे, एल्टीट्यूड पे? सोच के बताओ भाई। जब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है ना, तो गर्म होने के मतलब डेंसिटी कम, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंसेस क्या होंगे? क्या होंगे? बढ़ गए, मतलब डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। यहां पे डेंसिटी क्या हो, नीचे क्या हो? तो बढ़ गया। अगर तुम ऊपर से हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ रहे हो, अगर हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? डेंसिटी कम होती जाएगी। इतना समझ रहे? हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अगर तुम हाई अल्टीट्यूड से तुम नीचे आ रहे हो, डेंसिटी क्या हो रही है तुम्हारी? कम होती जा रही है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? अब तुमको ये बताओ, जब तुम रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, तो तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे है कहां बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ। तो जब भी तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो हमेशा तुम रेयरर से डेंसर में चल रहे हो,
इसका मतलब जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है हमेशा कहां मूव करेगा, नॉर्मल की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखो यहां पे तो मैंने बना दिया कि ये मीडियम बना दिया, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। हर माइक्रोमीटर पे कह सकते हो, मिलीमीटर पे तुम्हारा 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 क्या हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज होगा। समझ रहे हो ना, हम तो बड़ा बनाए तुमको दिखाने के लिए, बस तुमको समझाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम ये ध्यान दो, ये ध्यान दो तुम यहाँ पे कि जैसे ये तुम्हारा इंसिडेंट रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। फिर अब देखो ये नॉर्मल, फिर नॉर्मल बेंड हुआ, ये नॉर्मल, फिर थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है ना। तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होता चला जाएगा। इसी इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन का सनसेट होना, डिले सनसेट, सनराइज का भी पहले होना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से। समझ गए ना? वजह क्या है, जो तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, वो कैसा है, वेरिएबल है। समझ रहे हो ना? ऊपर से हाई एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आ रहे हो तो डेंसिटी रेगुलर बेसिस पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आगे समझ में? अब यहां पे तुम खुद देखो, यहां पे क्या लिखा, लिखा है एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर्स विथ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज। हॉट एयर इज लेस डेंस, कोल्ड एयर इज मोर डेंस। इससे वो नीचे रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना। ये बताओ क्यों लोग कहते हैं रूम में तुम रोशनदान लगाओ। अब एसी है तो बात अलग है, रूम में रोशनदान लगाओ क्यों कहते हैं बताओ? वजह क्या है, जब रोशनदान खोलोगे तो जो भी गर्म हवा होगी ऊपर जाएगी और रेगुलर बेसिस से बाहर निकलती रहेगी। जो कूलर है तुम्हारा, ऐसा रूम है कि अगर रोशनदान वाला रूम है तो कूलर अच्छा काम करेगा, क्योंकि कूलर ठंडा हवा फेंकेगा। कूलर जब ठंडा हवा फेंकेगा तो गर्म हवा ऊपर जाएगा, गर्म हवा ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाके बाहर सीलिंग की तरफ से, रोशनदान की तरफ से बाहर निकलता रहेगा। तो रेगुलर बेसिस पे तुम्हारा एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तुम्हारा ठंडा हवा नीचे आएगा, गर्म हवा ऊपर चला जाता रहेगा, तुम्हारा रूम ठंडा रहेगा। एसी क्यों जनरली ऊपर लगाते हैं, वजह क्या है, वजह क्या है, ठंडी हवा ऑटोमेटिक नीचे आएगा। समझ लो बात को ना, इसलिए जनरली उसको ऊपर ही लगाना बेहतर होता है उसको। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगा। कोल्ड है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, हॉट है तो डेंसिटी कम रहेगी। अब इसी की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा रिफ्लेक्शन देखने को मिल गया। समझ आया कि नहीं बता, पे कोई दिक्कत यहां पे, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? मैं तो ये थोड़ा सा आई लेता हूं नीचे से, तो जाओ। अरे कुछ नहीं, मुस्कान हो जाओ। ठीक है, पढ़ाई नहीं बनेगा मेरा बिना पानी पिए। तुम लोग समझ में आ रहे हो? बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बोलो, आगे चले, आगे चले। चलो देखो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो स्टार है तुम्हारा एग्जैक्टली जहां होता है वहां पे वहां नहीं दिखता है, हमें कहीं और दिखता है। उसको बोलते हैं अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। वजह क्या है, देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या है, रियल स्टार दिख रहा है ना। अब तुम खुद बताओ, अब यहां से ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे, नॉर्मल तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, बेंड होगा ना यहाँ पे। तुम देखो नॉर्मल से बेंड हो रहा है, तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन ये बताओ जो ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन होता है वो हमेशा क्या देखता है, ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा वो लाइन, मतलब वो देखता है कि जो लाइट आई स्टेट आई है। वो बहुत नादान सा होता है, उसको लगता है लाइट स्टेट आई, वो उसको नहीं पता कि लाइट बेंड होती हुई आई है। अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो यहाँ पे ऐसे बना, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे स्टार से बना है। लाइट कैसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे ही आंखों में इसके। अब इस ह्यूमन को ऐसा लगता है कि ये लाइट, अब ये लाइट सीधा ही है, इसको देख लो सीधा ही है, उसको लगता है लाइट कुछ ऐसे ही है, तो स्टार कहां दिखता है, यहां दिखता है यहां पे। इसको मत समझो, है यहां पे, बन कहां रहा है, यहां बन रहा है। कोई दिक्कत यहां पे?
क्योंकि लाइट ऐसे बेंड हो रही है, देखो नॉर्मल की तरफ से बेंड हो रही है, देखो नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ से लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो इसको क्या दिखेगा, लाइट कुछ ऐसे आई है, तो इसको स्टार क्या दिखेगा, इधर दिखेगा, तो इसको ऑपोजिट पोजीशन दिखेगा। तो हो क्या है, देखो मैकेनिज्म क्या है, लाइट बेंड्स कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स ट्रेवल्स, मतलब ट्रैवल करेगा डेंस एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आया समझ कि नहीं? रुक जाओ बच्चों, तो पानी पी लें, बहुत प्यास लगी है, पी लेना। ज्यादा मत पीना, तो फिर पी लें आप थोड़ा सा। तुम लोग पानी पी के खत्म कर दे रहे हो सब। देखो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, द लाइंस बेंड्स कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट ट्रेवल्स डेंस एटमॉस्फेरिक लेयर्स। सही बात है। तो इसके उसमें दिखेगा क्या, आवर आईज कैन नॉट ट्रैक कर्व्स, जो कर्व लाइन है उसको ट्रैक नहीं कर पाती है, दे ट्रेस लाइट रेज बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका इफेक्ट क्या है, वी परसीव द स्टार्स एट एन अपरेंट पोजीशन स्लाइटली हायर देन इट्स ट्रू ज्योमेट्रिकल पोजीशन। भाई स्टार यहां पे था, तो यहां पे होगा, तो उसको कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, क्योंकि कर्व को ये ट्रेस नहीं कर पाएगा हमारे यहां, उसको ये लगेगा लाइट सीधे आई है, इसलिए इमेज कहां बना होगा, इसका यहां उसको फील होगा। ये इमेज कैसा है, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल होगा ना, रियल तो तब बनता है एग्जैक्टली लाइट कट करती है, मतलब अपरेंट पोजीशन हिसाब से, रियल नोट मत जाओ यहाँ पे। समझ गए क्यों दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत समझ गए ना यहाँ पे। आगे चले, चलो देखो आगे, रिफ्लेक्शंस एड 4 मिनट्स ऑफ डे लाइट टू एवरी डे। मतलब होता क्या है, हम सूरज अभी उगा भी नहीं है, हम सूरज को 2 मिनट पहले देखने लगते हैं, सूरज सनसेट हो भी गया है तब भी हमको 2 मिनट तक वो दिखाई देता है, तो 2 मिनट हम पहले देखते हैं, उगने से पहले भी, अभी उगा नहीं है सही से। समझो यहाँ पे कैसे उगता है, क्या ये तुम्हारा हॉरिजन लाइन है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, हॉरिजन लाइन है ये। देखो सनसेट और तुम्हारा सनराइज कैसे समझते हो, अगर सूरज सूरज हॉरिजन से ऊपर आ गया, सनराइज, इस हॉरिजन लाइन से नीचे आ गया, सनसेट, तुम समझो यहाँ पे ये सन यहाँ पे है, उगने वाला है, अभी उगा नहीं है, उगने वाला है। तो होता क्या है, इस अब भाई ये लाइट ऐसे जाके, मान लो यहाँ पे ये, मान के चलो ये तुम्हारे कौन है, दिलसाद है, मान के चलो, तो लाइट ऐसे जा रही है, कर्व्स दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है ना, अब ये कर्व को थोड़ी पहचान पाएगा भाई, दिलसाद क्या है, बहुत मतलब अच्छा लड़का है, उसको इतना कर्व सोच समझ आता है, उसको उसको लगता है सीधा लाइट आया होगा, यही होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसी लाइट आई, दिलसाद को लग रहा है कि लाइट कुछ ऐसे आ रही है, तो सन कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, उसको समझ रहे हो ना, ये 2 मिनट पहले कंडीशन होती है, मतलब अभी सन उगा भी नहीं, तुम सन उगेगा 2 मिनट बाद, एक्चुअल इसका होगा 2 मिनट बाद, ये ऊपर जाएगा होरिजन से ऊपर, तो 2 मिनट पहले ही इसको सन दिखने लगता है, समझ गए। वैसे ही तुम्हारे यहां पे देखो, अभी सनसेट हो गया है, सनसेट होने के बाद भी फिर से ये लाइट कब बनाएगा, उसको क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि 2 मिनट तक सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक तुम्हें सन की मतलब सन दिखती रहती है, तभी उगा नहीं, 2 मिनट पहले दिखने लगा, डूबने के बाद, सनसेट होने के बाद भी तभी तुम्हें दिख रहा है, टोटल दिन भर में तुम 4 मिनट सूरज को एक्स्ट्रा देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, टोटल 4 मिनट पूरे दिन का, 2 मिनट पहले देखना स्टार्ट कर दिए, और डूबने के बाद भी 2 मिनट पहले देख रहे हो, तो टोटल पूरे दिन में तुम 4 मिनट सन को एक्स्ट्रा देख रहे हो डूब जाने के बाद भी। ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वही लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन एड्स 4 मिनट्स ऑफ डे लाइट टू एवरी डे। समझे, यहां पढ़ लो, एडवांस सन, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। ये क्या लिखा है, द सन इज विजिबल, देखो द सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली क्रॉसेस द होरिजन, बिकॉज
इट्स लाइट्स बेंड्स ओवर द कर्व ऑफ द अर्थ। समझ गए? डिलेड सनसेट, द सनराइज रिमेन्स विजिबल फॉर 2 मिनट्स आफ्टर इट हैज फिजिकली सेट बिलो द हॉरिजन। समझ में आ गया ना? अब टोटल शिफ्ट कितना हुआ? 4 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा विजिबिलिटी डेली। आया समझ में कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं। आगे चले, चलो आगे देखो। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? वाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स क्यों ट्विंकल ट्विंकल करती हैं? वजह क्या है बताओ? वजह क्या है? तो कई वजह है इसके। वजह तुम नहीं हो, वजह कई है इसके। समझ रहे हो ना? वजह तुम नहीं हो, वजह कई है इसके। देखो, स्टार्स हमारे बहुत बहुत दूर है, जो हमारे तारे हैं बहुत दूर है। जब दूर से लाइट रेज आ रही है, ट्विंकल को तो यहां पे समझो कि बुझना, मतलब एकदम से स्टार चमक दिखना, एकदम डिम हो जाना, चमक दिखना, डिम हो जाना, यही होता है ना? यही होता है ना स्टार्स का। तुम खुद बताओ, स्टार्स बहुत दूर है तुम्हारे, बहुत दूर है। अब होगा क्या? दूर से जब लाइट रेज आ रही है, ये मतलब कोई चीज चमकीला कब दिखेगा? जब तुम्हारा लाइट रेज प्रॉपर तुम्हारी आंखों में पहुंचेगी। उससे निकलने वाली अगर लाइट रेज प्रॉपर ठीक ठाक अमाउंट में पहुंच रही आंखों में तुम्हारे, वो ऑब्जेक्ट में क्या दिखेगा? बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। समझ लो ना? अगर लाइट रेज ही कम होगा, ऑब्जेक्ट ब्राइट थोड़ी दिखेगा, डिम दिखेगा। तो यही काम स्टार के साथ होता है। स्टार बहुत दूर है, तो कभी क्या होता है, जब स्टार से लाइट चलती है भाई, एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट को इधर छितरा दे रहा है, जिसको स्कैटरिंग बोल सकते हैं हम लोग। समझ लो बात को ना? तो कभी लाइट तेज तुम्हारी आंखों में पहुंच रही है ज्यादा, कभी क्या हो रही है? कम पहुंच रही है। एग्जाम्पल तो समझो यहाँ पे, देखो हम तुम समझा रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो ये तुम्हारी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तुम्हारी आंखें हैं प्यारी सी, नन्ही सी, और यहां पे तुम्हारे स्टार्स हैं। अब यहां से सपोज करो टोटल 100 लाइट रेज चली, सपोज करो। अब 100 लाइट में से कभी कभी कंडीशन ऐसा बना कि इसमें से 100 में से 80 लाइट रेज तुम्हारी आंखों में पहुंच गई। कभी कंडीशन ऐसा, लाइट इतना 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 ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गई, इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गई, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट 80 की बजाय कितना पहुंचा? 20 पहुंचा। तो जब 80 लाइट पहुंच रही है, तब तो स्टार कैसे दिखेगा तुम्हें? बिल्कुल ब्राइट। जब सिर्फ 20 लाइट पहुंच रही है, स्टार कितना दिखेगा? डिम दिखेगा। क्योंकि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल कैसा है? कैसा है? बिल्कुल वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है। हर सेकंड कैसे तो चेंज कर रहा है। कभी एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लाइट को एकदम रिफ्लेक्ट ज्यादा करा दिया, स्कैटर ज्यादा करा दिया, तुम्हारी आंखों में कम से कम लाइट पहुंची, उस केस में लाइट तुम्हें क्या दिखा? स्टार क्या? डिम दिखा। और एकदम से लाइट क्या हो गया? ज्यादा पहुंच गया, ऐसा कुछ कंडीशन में कि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करी, आंखों में तुम्हें डायरेक्टली अच्छा खासा अमाउंट लाइट पहुंच रही है, उस वक्त तुम्हारे स्टार क्या होंगे? ब्राइट हो गए। समझ गया ना? इसके रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यही सब लिखा हो, तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? पॉइंट सोर्स देखो यहाँ पे, ये क्या है? पॉइंट सोर्स। देखो यहाँ पढ़ लो, यहाँ पे स्टार्स आर एक्सट्रीमली डिस्टेंट अपीयरिंग एज ए सिंगल टीनी पॉइंट ऑफ लाइट। भाई इतना दूर है तो हमको लगता है कि टीनी छोटा सा सोर्स है, इतनी दूर है। ठीक है? डायनेमिक एटमॉस्फेयर, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अल्टरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर लेयर। सही बात है, इसी को से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। शिफ्टिंग पाथ, पाथ ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट अनप्रेडिक्टेबल, नहीं पता कितना डेविएट करेगा, कितना नहीं करेगा, नहीं पता। समझ रहे हो ना? फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, हर मोमेंट क्या होगा? चेंज होता रहेगा। कभी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, कभी कम रिफ्लेक्शन होगा, कभी डेविएशन ज्यादा होगा, कभी डेविएशन कम होगा। समझ रहे हो बात को ना? फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई फ्लिकर्स, मतलब समटाइम्स ब्राइट। ब्राइट कब दिखेगा? जब अमाउंट ऑफ लाइट तुम्हारी आंखों में ज्यादा पड़ेगा, लाइट कैसे दिखेगा? ब्राइट। जब अमाउंट ऑफ लाइट कम दिखे पड़ेगा, तो लाइट कैसे दिखेगा? डीम दिखेगा। इसके वजह से क्या हो रहा है? ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। समझ गए कि नहीं? बता पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बता दो प्लीज, आप लोग बता दो, बोलो ना यार। आगे चले। मुझे पता है तुम्हारे चेहरे देख के मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत थकान फील कर रहे हो, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा पढ़े हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा। समझ गए ना? तो बस मुश्किल से मुझे लगता है हम लोग
खत्म करने के कगार पे ही है। नहीं नहीं, आधा घंटा तो नहीं, खत्म करने की कगार पे है। प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिए, 10 मिनट और मुश्किल से, ठीक है। अब देखो, वाई प्लैनेट साइन स्टीडली। देखो स्टीडली मतलब क्या हुआ, जैसे कह रहे हैं कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट। लेकिन प्लैनेट तो ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो एकदम एक जैसा दिख रहा है, हमेशा कांस्टेंट दिख रहा है, डिम ब्राइट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो वजह क्या है, हम नहीं है बता रहे हैं वजह क्या है। देखो वजह क्या है तुम्हारा, स्टार बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। स्टार जब बहुत ज्यादा दूर है, कोई चीज दूर से ट्रेवल करके आएगा, उनमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना। पहली बात यहां पे समझो, स्टार बहुत दूर है, पहले वो स्टार में लग रहा है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी उसका ज्यादा होगा क्योंकि दूर से आ रहा है। प्लैनेट स्टार के मुकाबले बहुत नजदीक है, तो हमें वो प्लैनेट तुम्हें कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, तुम्हें लगेगा बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हैं और नजदीक भी है, तो इस उनके मुकाबले इनमें रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग कम भी होगा। तो कंडीशन क्या बनेगा तुम्हारा, इसमें कंडीशन क्या बनता है, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि सपोज करो कि हम तुमसे क्या करें, जो प्लैनेट है वो क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। प्लैनेट क्या है तुम्हारा, ये प्लैनेट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे ये समझो कि इसमें बहुत सारे, इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, समझे। तो सपोज करो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ, यहां पे तुम्हारी आंखें हैं प्यारी सी, तो इसमें क्या होता है, सपोज करो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ने 80 लाइट इस बार रिफ्लेक्ट, 80 लाइट इसमें भेजा, इसने कितना भेजा, सिर्फ 2 ही भेजा, सपोज करो किसी भी वजह से, हम 2 के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसी ने कभी ज्यादा भेजा, किसी ने कभी कम भेजा, भेजा मतलब उसका स्लाइट रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, डेविएशन ज्यादा हो किसी में कम हो गया। इतने ज्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, इतने ज्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, अब मान के चलो इसने ज्यादा भेज दिया तो किसी कम भेजा, कभी किसी ने मान, अब इसने क्या किया कम भेज दिया, सब कुछ करो, इतने पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई तो इसमें से होगा जो लाइट है तो इसमें आंखों में ज्यादा भेज रहा होगा। ओवरऑल नेट नेट वैल्यू क्या होता है, लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाता है लाइट वेव की, क्योंकि बहुत लोग हैं ना यहाँ पे, जब तुम्हारे सराउंडिंग बहुत लोग रहेंगे तो कभी कोई दे देगा, कभी कोई दे देगा, कभी कोई दे देगा, ये कम दिए तो वो दे दिए, वो कम दिए तो ये दे दिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है बता दो यहाँ पे। वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे हो कि नहीं, अरे बोलो ना यार। हाँ क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, कौन है बाहर, हाँ जाओ देख लो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ यहाँ पे, क्यों देखो आगे, आगे से मैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां पे ये समझो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है तुम्हारा, देखो यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है, यहां पे ये समझो। देखो स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो लाइट डेविएट करते हैं, ये सपोज करो ये पार्टिकल है, यहां से लाइट पड़ा, अब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं अलग अलग एंगल पे, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम बोलते हैं। तुम खुद बताओ, अब लाइट स्कैटर कैसे करेगा, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत छोटा हुआ तब भी स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो यहां पे ये समझो, अगर ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो पार्टिकल साइज बहुत 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 छोटा है,
इतना छोटा है कि इतना सफिशिएंट सरफेस नहीं है कि लाइट को क्या करे, स्कैटर कर सके, लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर सके। स्कैटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, तुम पढ़े होगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट का क्या करना, स्कैटर करना, रिफ्लेक्शन करना। अब भैया रिफ्लेक्शन किसके वजह से हो रहा है, सरफेस की वजह से। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, सरफेस की वजह से हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे। जब रिफ्लेक्शन सरफेस की वजह से हो रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पे ये ध्यान दो, अब इसमें जो पार्टिकल की साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे उतना सम सरफेस नहीं कि रिफ्लेक्शन करा सके। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटे, इसलिए वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलता है। तो लाइट इसमें यहां से क्या बढ़ते हैं, सीधे पास कर जाते हैं। अब आते हैं तुम्हारे कोलोइडल सॉल्यूशन में। देखो पहले इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, इनके पार्टिकल तो भले छोटे हैं, पार्टिकल तो छोटे हैं, लेकिन यहां से मतलब बहुत छोटे भी नहीं, इनसे तो बड़े ही हैं ट्रू सॉल्यूशन से। हमें छोटे दिखते नहीं है, हमें दिखे नहीं पार्टिकल्स, लेकिन इतने बड़े पार्टिकल्स हैं कि रिफ्लेक्शन करा सके, स्कैटरिंग करा सके। वही तुम्हारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। और देखने में लगेगा ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे मिल्क, जैसे ब्लड, पार्टिकल दिखेगा नहीं, देखने में लगेगा ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन इतने साइज है इनके पास, इतना इनका सरफेस एरिया है कि आराम से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन मतलब स्कैटरिंग करा सकता है। समझे कि नहीं, यहां पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बताओ यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहां पे देखो, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन हम बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो स्कैटरिंग शो कर रहा है लाइट का, अब देखो टिंडल किसे बोल रहे हैं, अब होता क्या है, जब लाइट इसमें पास करेगा तो स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग होगा तो लाइट हमारी आंखों में पड़ेगा, जब आंखों में पड़ेगा तो ये लाइट का पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। जो लाइट का पाथ यहां पे क्या हो जाएगा, जो लाइट का पाथ है वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये लाइट का पाथ का विजिबल होना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, लाइट के पाथ का विजिबल होना क्या कहलाता है, टिंडाल इफेक्ट कहलाता है, चंडाल नहीं। ठीक है, चंडाल मत समझना, टिंडाल इफेक्ट, समझ गए ना। तो डिफिनेशन देख लो यहाँ पे, स्कैटरिंग का क्या डिफिनेशन होगा, लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स टीनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स, लाइक डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स। टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, these particles are large enough to bounce light making the beam path visible to the eye। एग्जाम्पल क्या हो गया, सनलाइट इन द स्मोक फील्ड रूम। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ यहाँ पे, अगर नहीं आया तो बता दो, आ गया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, स्कैटरिंग समझ में आ गया ना, टिंडल इफेक्ट भी समझ में आ गया। आगे साकिर, आगे चले, चलो आगे देखो। अब देखो साइज रूल, ये 10th में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन दे दे। हम बोल रहे ना 100% पेपर यहीं से आएगा, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी 0.1% भी है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे साइज रूल क्या है, पार्टिकल वर्सेस वेवलेंथ का देखो, पार्टिकल वर्सेस वेवलेंथ का साइज रूल देखो यहाँ पे। देखो अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन में समझ लेना, स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ज्यादातर स्कैटर कौन से करते हैं, ब्लू लाइट के स्कैटर करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। और लार्ज पार्टिकल्स हैं तो सारे लाइट को लगभग इक्वली स्कैटर करते हैं। समझिए, कोई डाउट, स्मॉल लाइट, स्मॉल ज्यादा जितना बताओ तो यार डिटेल में जाओ प्लीज। तो आप क्या लिखा, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर्ड शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब क्या हो गया, ब्लू। क्या वही तो बोल रहे हैं, ये तुम्हारे में कंसेप्ट नहीं है, बस इसको ध्यान रख लो इस तरीके से। डिटेल में पढ़ना है तो क्लास के बाद मिल लेना, पढ़ा देंगे, ठीक है ना, मुझे पढ़ोगे नहीं तुम। तो अगर स्मॉल पार्टिकल्स है तो जिसके वेवलेंथ छोटे होते हैं, जैसे कि ब्लू वगैरह, उनका तुम्हारे स्कैटरिंग ज्यादा करेगा, ठीक है। अब
wavelength of red light is approximately 1.8 times greater than blue light. The smaller portion of interact selectively with smaller wave. समझ गए बात को कि नहीं? बस यहां पे ये समझो कि स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि तुम्हारा स्मॉलर पार्टिकल क्या करेंगे, जैसे कि ब्लू लाइट क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है जनरली, तो उसको ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा. जबकि अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो स्कैटरिंग लगभग क्या करेगा, इक्वली करेगा. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बोलो कोई दिक्कत? आगे चले. वाई द स्काई ब्लू, बता दे. तुम खुद सोचो क्यों होता होगा स्काई ब्लू, क्यों दिखता होगा? कि इस टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा होगा भाई, दिन में जल्दी दिन में दिखता है ना, दिन में एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा होगा कि वहां पे क्या होगा कि जो ब्लू लाइट है उनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही होगी. स्कैटरिंग ज्यादा हो रही होगी मतलब हमारी आंखों में ब्लू लाइट ज्यादा पड़ रहा होगा. जब ब्लू लाइट ज्यादा पड़ रहा होगा तो हमारा स्काई कैसा दिखेगा, जनरली ब्लू दिखेगा. समझ गया ना? कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे क्या लिखा है, देखो ये बताओ तुम्हारा इसका एटमॉस्फेरिक का मतलब मॉलिक्यूल कंपोजिशन क्या होता है, जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, और ये क्या है, स्मॉलर है. देन विजिबल लाइट वेवलेंथ सिलेक्शन क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर, भाई स्मॉल पार्टिकल्स है ना, स्कैटर ब्लू लाइट सिग्निफिकेंटली मोर देन रेड लाइट. अभी पढ़ा है मैंने भाई, रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होते हैं, 1/1.8 टाइम्स होते हैं. तुम खुद यहाँ पे ना, जो रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होते हैं, लगभग 1.8 टाइम्स ज्यादा होते हैं ब्लू लाइट से. तब भैया तुम्हारे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं तो स्कैटर कौन सा करेगा, ब्लू लाइट ही करेगा ज्यादा ना. तो यहाँ पे लिखा है दिस स्मॉल पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट सिग्निफिकेंटली मोर देन द रेड लाइट. इसका परसेप्शन क्या हुआ, हम क्या सीखेंगे, दिस स्कैटर ब्लू लाइट इंटरसेप्ट आवर आईज फ्रॉम एवरी डायरेक्शन पेंटिंग द स्काई ब्लू. मतलब स्काई किस कलर दिखेगा, ब्लू दिखने लगेगा. आगे समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे देखो, रेडनिंग ऑफ द सन. रेडनिंग ऑफ द सन तुम्हारा क्या है, सन आखिर लाल क्यों दिखता है? बच्चा ये बताओ, जब सन क्या आसमान में तुम्हें थोड़ा लाली दिखता है, ठीक है ना? होता क्या है ये बताओ, जब सनलाइट हो, सनसाइट हो, सनसाइट नहीं है सॉरी, सनसेट हो, सनराइज और सनसेट के टाइम तुम्हारे सूरज की कैसे दिखता है, लाल दिखता है ना, रेड दिखता है ना. वजह क्या है, वजह क्या है? देखो उस टाइम क्या होता है ना, तुम उस टाइम क्या होता है, सनराइज सनसेट के टाइम सन हमसे बहुत दूर होता है. अभी 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 क्या है, सनसेट अभी क्या है, दोपहर का वक्त है, सन उनके मुकाबले तो पास में है. दूर से अब सन क्या करेगा, व्हाइट लाइट भेजेगा. सन बहुत दूर है, दूर से वही आ पाएगा, वही लाइट जनरली आ पाएगा जिनकी स्पीड क्या हो, ज्यादा हो, जिनकी डेविएशन क्या हो, कम हो. तो व्यूअर ने व्हाइट लाइट भेजा, उसमें रेड है ना, तो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है ना, डेविएशन सबसे कम वही है ना. तो जनरली सनराइज सनसेट के टाइम हमारी आंखों में जो लाइट मिलती है वो कौन सी मिलती है, रेड. आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पे? समझ में आ गया अच्छे से एकदम? इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम जनरली हमें क्या दिखता है, रेडनेस दिखता है सन का. कोई दिक्कत यहां पे? अब देखो यहां पढ़ लो, देख लो यहां पे, देखो डिफरेंस इज, देखो इसका वजह क्या है, रेडिंग ऑफ सन का वजह क्या है, वजह क्या है, डिफरेंस इन द डिस्टेंस. दिख रहा है ना, डिफरेंस इन द डिस्टेंस. नून में क्या हो रहा है, सनलाइट ट्रेवल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, सनलाइट क्या हो रहा है, ट्रेवल्स शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो ओनली लिटिल ब्लू इज स्कैटर्ड. सही है. लेकिन सनसेट के टाइम क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल्स मच लॉन्गर पाथ, मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड अवे कंप्लीटली, इधर चले जाते हैं बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर, लिविंग ओनली द लॉन्गर वेवलेंथ ऑरेंज एंड रेड टू रीच आवर आईज. इसलिए ऑरेंज रेड टाइप के तुम्हें सूरज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे. ऐसे में क्योंकि डेविएशन इसकी कम होती है, स्पीड इनकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है इनकी ज्यादा होती है. समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो ना. नो एटमॉस्फेयर नो कलर. बस लास्ट है, बस लास्ट है, बस बस 2 स्लाइड है, एक ये है कि है, बस खत्म.
घबराओ मत, घबराओ मत, पानी पिलाओ मुझे पहले, घबराओ मत तुम लोग। समझ गए ना यहाँ पे? अब तो क्या यहाँ पे सुनो, सुनो, तो ठीक बताओ, तुम्हारा स्काई ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से ना भाई, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, हमारी आंखों में पहुंच रहा है, तो ब्लू दिख रहा है। या कोई भी कलर दिख रहा है तुम्हें, तो स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा है ना। तुम खुद बताओगे एटमॉस्फेयर नहीं होता, रिफ्लेक्स स्कैटरिंग नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होता, तो फिर क्या होता? कलर ब्लू नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? तुम खुद बताओ, तुम मूवी देखोगे हॉलीवुड वगैरह का, स्पेस में कलर कैसा होता है? ब्लैक दिखता है एकदम। बस तुम्हें ये दिखता है कि सूरज कोई एकदम सफेद रोशनी बस एक ही डायरेक्शन में आ रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है भाई, वहां पे भाई डायरेक्शन सीधा ही वहां पे ना, क्योंकि कोई डेविएशन नहीं हो रहा है वहां से। ये दिखता है ना, आसमान पूरा ब्लैक दिखता है, बस तुम्हें दिखता है कोई दूर से कोई एक व्हाइट लाइट, एकदम प्योर व्हाइट लाइट आ रही है, कि कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं कि लाइट को डेविएट करा सके, इसीलिए वो ऊपर सीधे चली आ रही है व्हाइट लाइट, चमक सा एकदम ब्राइट सा। समझ गए बात को ना? यहाँ पे क्या लिखा है? नो एटमॉस्फेयर, फिर नो कलर। कंसेप्ट क्या है? इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, देयर वुड बी नो पार्टिकल्स टू स्कैटर लाइट, विदाउट स्कैटरिंग द स्काई वुड अपीयर कंप्लीटली ब्लैक। सही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑब्जर्व क्या किए? दिस इज वाई द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, स्कैटरिंग इज नेग्लिजिबल इन थिन एयर। अगर कोई पैसेंजर बहुत ऊंचाई पे अपनी उड़ान भर रहा है, तो यार वहां पे तो यार पार्टिकल्स कम होंगे ना, क्योंकि एयर की डेंसिटी वहां पे कम है, तो पार्टिकल्स कम है भाई, वहां पे रेयर मीडियम है ना। ऊपर जाते जाओगे तो मीडियम रेयर होता है ना, रेयर क्यों? पार्टिकल्स कम है वहां पे, पार्टिकल्स कम है तो स्कैटरिंग क्या होंगे? कम होंगे, तो इसीलिए तुम्हें वहां पे स्काई कैसे दिखेंगे? डार्क सा तुम्हें दिखेंगे। और बाकी तुम एटमॉस्फेयर में जाओगे, वहां पे स्पेस वगैरह में, वहां पे कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहां पे। समझ गए बात को नहीं? कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे चलो एक लास्ट स्लाइड। ये डेंजर का सिग्नल रेड क्यों होता है? डेंजर का सिग्नल रेड क्यों होता है ना? क्यों होता है? कुछ भी, सामने विजडम क्लास का बोर्ड लगा हुआ है, रोड पे रेड से लिखा हुआ है, एम्बुलेंस रेड से हुआ लगा हुआ है, मतलब लिखा लिखा होता है। वजह क्या है? रेड कलर हमें दूर से दिख जाते हैं। दूर से क्यों दिखते हैं? दूर से इसलिए दिखते हैं क्योंकि रेड लाइट का डेविएशन कम होती है, स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए जितने भी डेंजर सिग्नल है, जितने भी डेंजर सिग्नल है, सब क्या है? रेड से लिखे होते हैं, रेड से बने होते हैं। सिग्नल भी रेड लाइट की होता है। वजह क्या? दूर से तुम ऑब्जर्व कर लोगे, क्योंकि इसकी डेविएशन क्या है? कम है, इनकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो। अब इसको पढ़, वाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड? वही रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। बेनिफिट क्या है? लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक बट लीस्ट डेविएटेड, देयरफॉर इट रिमेंस विजिबल एज डिस्टिंक्ट रेड कलर ओवर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल ड्यूरिंग सेक्टिव। समझ गया ना? बोलो। बस इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, ज्यादा नहीं आए, बस दो क्वेश्चन है, सो प्लीज रोए ना आप, ठीक है? देखो यहाँ पे, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in that region. बताओगे कुछ? क्या होगा आंसर? when a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in that, कौन सा होगा? कौन सा होगा? ब्लू होगा ना भाई, फाइन डस्ट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, मेनली कौन सा स्टार्ट करेगा? ब्लू करेगा। अभी पढ़ के हम आए हुए सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये, समझ गए? आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, एक्सप्लेन। अभी पढ़ के आए, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस। और क्या है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है। अब डेंजर सिग्नल
लास्ट क्वेश्चन देखो, ये तो इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, एक्सप्लेन। वजह क्या है, रेड लाइट लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग स्मोक सो इट कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब रेड लाइट तुम्हारा स्मोक या फॉग में भी डिविएट ज्यादा नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, वो अच्छे से विजिबल होगा, इसीलिए हम डेंजर सिग्नल जितने भी होते हैं सब किससे करते हैं, रेड लाइट से ही करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, बताया कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मेरे ख्याल से समझ में बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स आ गया होगा। इस तरीके से हमने पूरे ह्यूमन आई को बहुत अच्छे तरीके से विथ कंसेप्ट एंड विथ ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इससे बाहर फिर से बोल रहा हूं नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो हम अगला चैप्टर लेके आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम हर चैप्टर को दो पार्ट में तोड़ेंगे और दो क्लास में हर चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में नहीं आया। अगर आपको वाकई में पसंद आया, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, प्लीज क्या करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।